स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको। तो आज हम लोग मिले हैं हमारे कंप्लीट केमिस्ट्री जो मिड टर्म एग्जाम्स होते हैं। हम सब जानते हैं कि उसके अंदर हमारे दो चैप्टर्स मेनली आते हैं। पहला चैप्टर कौन केमिस्ट्री के पहला कौन सा है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, और दूसरा है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। बहुत कम बच्चे हैं यहाँ पे जिनका एग्जाम में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और एसिड बेस सॉल्ट के अलावा कोई और चैप्टर आ रहा होगा, बट ये दो चैप्टर तो आप लोगों के पक्का आ ही रहे होंगे। कभी कभार किसी के मेटल्स या नॉन मेटल आता है, बट चांसेस बहुत ही कम है। दो चैप्टर सबके मिड टर्म में आते हैं, और वो दोनों चैप्टर के वन शॉट इस चैनल पे हम लोगों ने डाल दिए हैं विद एक्सपेरिमेंट ऑफलाइन के साथ बच्चों के। तो अगर आपने वो दो चैप्टर अभी तक नहीं किए हैं तो ये लेक्चर आपके लिए हो जाएगा वेस्ट। तो पहले आपके दोनों चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए, सारी रिएक्शन, सबकी प्रिपरेशन, सबके केमिकल फॉर्मूलाए पता होने चाहिए, तब जाके यहाँ पे आप ये सवाल बना पाओगे। आज के सेशन में हम एमसीक्यू भी लेके आए हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लेके आए हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी सीखेंगे कि एग्जाम में कितना लिखना है, क्योंकि बच्चा कभी कभार बहुत कम लिखता है और कभी कभार बहुत ज़्यादा लिखता है। साइंस का पेपर में ज़्यादा लिखने के ज़्यादा नंबर नहीं मिलते हैं, तो और समय बर्बाद अलग से होता है। तो कितना लिखना है, कौन से क्वेश्चन का आंसर कैसे फ्रेम करना है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। मैक्सिमम सवाल बनाने वाले हैं दोनों चैप्टर से। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास आता है कैल्शियम ऑक्साइड। आप सबको पता होगा कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो हमारे पानी के साथ बहुत जल्दी क्या होता है, रिएक्ट। क्योंकि मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं साथ साथ, तो मैं अभी क्वेश्चन पढ़ भी नहीं रहा, पहले मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं कि कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी में जाता था तो शायद आपको याद हो ये बनाता था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और लार्ज अमाउंट में हीट भी रिलीज करता था, बहुत सारी हीट भी ये रिलीज करता था, ये हमें पता है। तो कह रहे हैं ये बहुत जल्दी यानी विगोरसली रिएक्ट होता है विद वाटर टू प्रोड्यूस कौन सा लाइम भाई, स्लेक्ड लाइम। दिस रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज, हमने ऑप्शन भी नहीं पढ़े हैं, आप पहले समझते हैं रिएक्शन कौन सी है। हीट निकल रही है तो कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक। वेरी गुड, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़ भी रहे हैं तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। कौन सी रिएक्शन भी है, तो क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? हाँ। क्या ये एक्सोथर्मिक भी है? हाँ। क्या ये एंडोथर्मिक है? नहीं। क्या ये ऑक्सीडेशन है? नहीं। तो कौन सी है ये, कॉम्बिनेशन है और एक्सोथर्मिक है। तो इसका आंसर ए और बी यानी कि क्या डी ऑप्शन हो जाएगा? सिंपल सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। इस रिएक्शन के लिए कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहली बात तो हो क्या रहा है, तो Fe जो है वो किससे रिएक्ट हो रहा है यहाँ पे, H2O से। और क्या ये रिएक्शन हम मेटल से नॉन मेटल में पढ़ेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये वहाँ पढ़ेंगे कि यहाँ पे पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, किस फॉर्म में होता है, गैस, यानी पानी स्टीम की फॉर्म में होता है। खैर पहले दो चैप्टर की रिएक्शन नहीं है, थर्ड की है, बट वो पूछ क्या रहे हैं, क्या बन रहा है साथ में भैया, Fe3O4 बन रहा है, और साथ में कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, पहली बात तो रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन के ऊपर है। आओ जरा जज करते हैं, क्या ऐसा कहना ठीक है कि आयरन यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है? यस सर। और क्या ऐसा कह सकते हैं कि इसकी हो रही है रिडक्शन? इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन और इसकी हो रही है रिडक्शन। क्या आपको याद है, आपको सिखाया था जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो कौन सा एजेंट होता है, रिड्यूसिंग, उल्टा हो जाता है, और जिसकी रिडक्शन होती है वो यानी कि जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसकी रिडक्शन हो रही होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आयरन की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, तो आयरन क्या हो जाएगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। कौन सा एजेंट हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। H2O की क्या हो रही है, रिडक्शन, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी तक क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा है, बस डिकोड किया। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। आयरन मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है, सही है? सही है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, सही है? सही है। वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, नो नो नो, वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सही है। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट सही होगी, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। ऑप्शन कौन सा हो गया, सी ऑप्शन हो गया। बेटा देखो लास्ट 5 साल से, खासकर बिफोर तो नहीं कहूंगा, बिफोर 1 साल कोविड पहले, मतलब 2019-18 से कह लो आप, 19-20 को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा, इन सालों से 4-5 सालों से हमारी सीबीएसई ने इनडायरेक्ट क्वेश्चन डालना बहुत शुरू कर दिए। पहले बहुत सीधे क्वेश्चन आते थे, बहुत सीधे क्वेश्चन आते थे, डिफाइन रेंसिडिटी की डेफिनेशन क्या, एमसीक्यू तो ना के बराबर ही होते थे। लेकिन अब इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जैसे ये तो फिर भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको। जैसे कि ध्यान से देखेंगे,
ये तो फिर ये भी डायरेक्ट है। अभी इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, मार्क कर दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इनमें से कौन सा प्रोसेस क्या है? एक्सो। एक्सो का मतलब होता है लॉस ऑफ हीट। आओ भाई चेक करें, रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम, सबको पता है क्या ये? एक्सो है ना? क्विक लाइम का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, इसको पानी में डालेंगे तो क्या हीट निकलेगी? तो भैया ये कौन सी रिएक्शन है? एक्सो। एसिड को डाइल्यूट करना, याद है पानी में एसिड, पानी में एसिड डालना होता है, एसिड में पानी क्योंकि प्रोसेस क्या होता है? एक्सोथर्मिक। तो क्या ये भी एक्सोथर्मिक है? इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर को इवेपोरेट करने के लिए हीट देनी पड़ती है, तो ये तो एंडोथर्मिक हो गया। सब्लिमेशन करना तो भी हीट देनी पड़ेगी, तो ये भी कौन हो गया? एंडो। तो क्या फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन हो गए? अगर इसी में पूछा होता एंडोथर्मिक तो आंसर थर्ड और फोर्थ होता। बट जब आप पानी को क्विकलाइम में डालते हो, क्विकलाइम को पानी में डालते हो तो भी हीट निकलती है, और डाइल्यूशन ऑफ एसिड करो तो भी हीट निकलती है, लेकिन इन दोनों में हीट एब्जॉर्ब होती है, देनी पड़ती है। तो ये दोनों के दोनों प्रोसेस कौन से हुए? एंडोथर्मिक। कौन से हुए? एंडोथर्मिक प्रोसेस हुए। चलिए अगला सवाल, गिव द रेशियो, बड़ा प्यारा सवाल है ये तो, लल्लू से लल्लू बच्चे को आना चाहिए बेटा। आपको याद होगा जब पानी के अंदर हमने क्या पास कराई थी? इलेक्ट्रिसिटी पास कराई थी। तो पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली पास करा के हमें दो चीज़ें मिली थी, एक मिला था हाइड्रोजन और एक मिला था ऑक्सीजन। हमने रिएक्शन को बैलेंस किया था, तो क्या बैलेंसिंग में इसका जो अमाउंट मिला था क्या वो इससे डबल मिला था? यानी इसका जो अमाउंट मिला था वो हमें डबल मिला था। तो अगर आपसे पूछा गया है तो ये रेशो भी किसका था? वॉल्यूम का ही रेशो था। तो क्या वॉल्यूम का रेशो रहता है? पहले कौन लिखा हुआ है? हाइड्रोजन। फिर कौन लिखा हुआ है? ऑक्सीजन। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिखा हुआ है तो क्या रेशो 2:1 होगा? अगर यहाँ पे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन लिखा होता तो छोटी सी बात है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज या फिर आर ट्रू? चलो, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू, कह रहे हैं अगर आप सिल्वर क्लोराइड को यानी AgCl को लंबे समय तक धूप में रख दोगे तो आप सबको पता है Ag अलग हो जाएगा, Cl2 अलग हो जाएगा। आप में से, आप सब कमेंट सेक्शन में बताना, आप में से किसी को पता है इस रिएक्शन का नाम क्या था? हाँ बताओ। वेरी गुड। इस पहली बात तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्या? लेकिन इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कौन सा डिकम्पोजिशन कहते हैं? फोटोलिटिक या फोटो डिकम्पोजिशन, बिकॉज यहाँ पे क्या इस्तेमाल हो रही है? लाइट। और जब भी लाइट की मदद से किसी चीज को तोड़ा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? फोटो डिकम्पोजिशन। लेकिन सवाल ये नहीं है, कह रहे हैं आप पता उनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बना जिसकी वजह से वो ग्रे हो गया, द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, क्या स्टेटमेंट सही है? सही है, सही है, सही है। आगे बढ़ते हैं। सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, क्या सिल्वर क्लोराइड का सब्लिमेशन हुआ है? नहीं। डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, क्या क्लोरीन गैस भी बाहर आई है? ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, क्या सिल्वर क्लोराइड का ऑक्सीडेशन हुआ है? तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है। सीधा अभी देखो हमने अभी तक कितने एमसीक्यू किए, सारे के सारे एमसीक्यूज जो हैं उसमें ज्यादातर एमसीक्यूज मल्टीपल आंसर्स मेरे को चुन के टिक करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि 4 ऑप्शन टिक करना है, नहीं, पहले उनमें सेलेक्ट करना है, उसके बाद फर्दर ऑप्शन है उनमें से टिक करना है, समझ रहे हो? तो इनडायरेक्ट सवाल भी आएंगे। अब अगले सवाल पे बढ़ने से पहले आओ एक बार बात कर लेते हैं यार कि सारे के सारे क्वेश्चंस आप कहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, या आपने अगेन पढ़ाई तो कर ली लेकिन सवाल कहां से बनाओ? तो यहां से बहुत इस पीपीटी में ही बहुत सारे सवाल हम लोग लेके आए हैं शिवदास क्वेश्चन बैंक से। तो आप हमारी रिकमेंड इस साल की ये रहेगी कि आप शिवदास पब्लिकेशन के बुक्स परचेज कर लें और इनके अंदर आप बेहतरीन सवालों को बना सकते हैं। आप एक प्रकार से समझ सकते हो कि ये किताब हमारी ही है, क्योंकि हम लोगों ने पूरा गो थ्रू करके उनकी टीम से बहुत बार कनेक्ट करके बात करके ही हम आपको ये किताब रिकमेंड कर रहे हैं। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि एक दो जो बेसिक मिस्टेक्स होती हैं उनको भी हमने ठीक करवाया, तो काफ़ी अच्छी किताब, अपनी ही किताब समझ के चलो आप। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कमेंट सेक्शन पे या कोई वीडियो लेके आओ, मैं आपको पूरे साल एक ही किताब रिकमेंड करना चाहूँगा फॉर 10th क्लास क्वेश्चन। थ्योरी के लिए नहीं, थ्योरी पढ़नी है कोई और किताब खरीद सकते हो, लेकिन क्वेश्चंस करने हैं तो ये किताब आपके लिए बेस्ट है। इससे अच्छी मुझे लगता है कोई किताब नहीं है। मैं लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोगों को
पता ये शॉर्ट कहाँ डलने वाला है, वन शॉट, वहां से लेना, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख रहा होगा। तो ये किताब आप जाके परचेज कर सकते हो। इस किताब में मैंने आपको बताया था, अच्छी बात ये है कि हर चैप्टर के जो लास्ट ईयर के, पहले बात तो सारे PYQs चैप्टर वाइज हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर की तैयारी करनी है, उठाओ और काम करना शुरू कर दो, समझ गए। प्लस जो लास्ट ईयर के सवाल हैं वो चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिए गए हैं लास्ट ईयर के भी। जैसा जनरली मैं देखता हूँ किताब में क्या होता है कि एक लास्ट ईयर का पूरा पेपर बना देते हैं, नहीं, लास्ट ईयर का, क्योंकि मैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है जानना कि लास्ट ईयर अगर मैं पेपर देता तो मेरे कितने नंबर आते। तो चैप्टर वाइज इसको डिवाइड कर दिया गया है। जो इनके खुद के बनाए हुए क्वेश्चन हैं वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आंसर्स, क्वेश्चन मुझे लगता है किताबों में कहीं ना कहीं सेम ही होते हैं, कुछ ऊपर नीचे, लेकिन आंसर्स कितने एक्यूरेट होने चाहिए कि मैं बोर्ड में क्या लिख के आऊं कि मुझे नंबर मिल जाए, वो बहुत जरूरी है। तो लिंक वगैरह मैं डाल दूंगा, जाके परचेस कर लो, अपनी किताब मान के चलो आओ। और अब देखो, ये इन्हें बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स का मतलब होता है जहां पे आपको ऐसे बोलते हैं कि एक एक्स है, वाई है, जेड है, इन्हें आइडेंटिफाई करो, ये क्या है। ये बहुत आते हैं पेपर में, काफी आपको ये एग्जाम में मिलेंगे जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि एक्स वाई जेड क्या है। ऐसे बहुत सारे सवाल लाया हूं, लेकिन एक सवाल मैं ढूंढ रहा हूं जो पेपरों में बहुत वायरल रहता है। हो सकता है जो बच्चे वीडियो देख रहे हो या आप में से भी किसी के एग्जाम में आया हो ये वाला सवाल। ये तो बहुत एग्जाम में आता है। आया किसी के? देखो आया, इनके भी आया होगा, पक्का आया होगा। ये सवाल बहुत वायरल रहता है, इतना वायरल है कि बोर्ड में नहीं आएगा, क्योंकि पेपरों में इतना आ चुका है, धक्के खा चुका है सीधा। अब ये बोर्ड में आने के चांसेस बहुत कम है। हाँ, इनडायरेक्टली, इसको इनडायरेक्ट सवाल कहेंगे हम, वर्ड प्रॉब्लम कहेंगे। इनमें क्या होता है, आपको एक्स वाई जेड ऐसे करके लोग पहचानने होते हैं कि पहचानो एक्स कहाँ है, वो एक्स कौन है, वाई कौन है। तो ये सवाल बड़े आते हैं। चलो, जैसे ये वाला सवाल है, कह रहे सब्सटेंस है एक्स जो किस में काम आता है, व्हाइट वॉश। अब हमने पढ़ा हुआ NCERT का भी सवाल है कि व्हाइट वॉश में कौन काम आता है, कैल्शियम ऑक्साइड, एंड इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन इन द एब्सेंस ऑफ एयर। आपको सबको पता है लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन क्या होता है? अगर आप इसको हीट करो तो एक तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और एक बनता है, तो ये जो सब्सटेंस है, क्या इसी को ही एक्स कहेंगे हम? आप सुनो बेटा एक बात ध्यान से, सेम सवाल बच्चे के एग्जाम में आया था, बट वो कैसे अलग था। सवाल था कि एक सब्सटेंस है एक्स जो व्हाइट वॉश में काम आता है, और वो कब बनता है, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालते हैं। तो उस वाले केस में आंसर क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि देखा जाए तो व्हाइट वॉश में ये भी काम आ रहा है और ये भी, लेके ये आते हो पानी में डालने के बाद ये बन जाता है, जिसको अब लगाते हो दीवार पे। समझ रहे हो क्या? तो आंसर ये भी हो सकता है, ये भी। तो ध्यान देना है क्वेश्चन में। अब जैसे इस क्वेश्चन में मुझे कैसे पता लगा कि कैल्शियम ऑक्साइड आंसर होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं, क्योंकि उन्होंने हिंट दिया हुआ है कि ये जो सब्सटेंस एक्स है ये कैसे बनता है, जब हम किसको हीट करते हैं, लाइमस्टोन को, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो ये बनता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका मतलब है यहाँ पे आंसर, ऑब्वियस बात है बेटा, ये ओ कैपिटल होगा, गलती है, मिसप्रिंट है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा सी, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आंसर कब होता, जब बोलते हैं कि एक सब्सटेंस है एक्स जो कहाँ काम आता है, व्हाइट वॉश में, और कैसे बनता है, जब इसको पानी में डाल देते हैं। तो समझ गए? चलो बढ़िया। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक। मैंने आपको एक्सो में कराया, अब एंडो में करो। जिसको आंसर मिल जाए हाथ खड़ा करो, ऑनलाइन वाले टाइप कर दो कमेंट सेक्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। इनमें से कौन सा प्रोसेस एंडोथर्मिक है? याद करेंगे, एंडोथर्मिक वो होता है जिसमें हीट देनी पड़ती है, निकलती है। या तो ऐसे सोच लो जिसमें निकल रही है हीट, वो चुन लो, उसका ऑपोजिट आंसर हो जाएगा, या जिसमें देनी पड़ रही है। बताओ भाई आंसर। सी आंसर कह रहा है भाई बच्चा। चलो आओ चेक करें। पहली बात तो डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कोई भी एसिड को डाइल्यूट करोगे तो प्रोसेस क्या होगा भाई, एक्सोथर्मिक होगा। सब्लिमेशन अभी बताया था बेटा, कौन सा होगा, एंडो। अभी बताया था सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, सब्लिमेशन का मतलब होता है आप उसको सॉलिड से क्या बना रहे हो, गैस, तो क्या उसमें हीट लगेगी क्या। कंडेंसेशन ऑफ, बेटा पानी जब कंडेंस, देखो मैं आपको एक छोटा सा लाइफ हैक देता हूं आज, आपको सबको लाइफ हैक देता हूं। अगर आप सॉलिड से कहां जा रहे हो, लिक्विड, और लिक्विड से कहां जा रहे हो, गैस, ये प्रोसेस हमेशा क्या होंगे, एंडो, हमेशा क्या होंगे, एंडो। क्योंकि आप हायर स्टेट पर जा रहे हो,
आप एनर्जी एब्जॉर्ब करोगे। लेकिन अगर आप गैस से कहां आ रहे हो, लिक्विड, और लिक्विड से कहां आ रहे हो, ये प्रोसेस हमेशा क्या होंगे, क्योंकि आप लोअर स्टेट पे आ रहे हो, आप अपनी एनर्जी कम कर रहे हो। आपको पता ना सॉलिड्स के पार्टिकल की एनर्जी कम होती और गैस की ज्यादा। तो ध्यान रखना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जाते हुए हमेशा प्रोसेस कौन सा होगा, उल्टा होगा तो हमेशा क्या होगा। तो कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, गैस से लिक्विड आना। तो गैस से लिक्विड आना कौन सा प्रोसेस हो गया बच्चों, एक्सो। रेस्पिरेशन तो आप सबको ही पता है यार, एक्सो है। रेस्पिरेशन में तो लार्ज अमाउंट में क्या निकलती है, तो बेटा प्रोसेस कौन सा हो गया, बी हो गया। सी आंसर नहीं है, क्या हुआ, बी। तो ड्राई आइस का सब्लिमेशन या किसी भी चीज का सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या सीधा सॉलिड से गैस जाना हमेशा क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। उसमें एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। क्या होगी, चलो। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर। सबसे पहली बात तो हम जब भी पानी में बिजली पास कराएंगे तो क्या बनेगा, जल्दी बता दो, H2 बनेगा और O2। तो फिर ये प्रोसेस कौन सा हुआ, डीकंपोजिशन। लेकिन डीकंपोजिशन का भी कौन सा प्रकार हुआ, इलेक्ट्रो, क्योंकि बिजली दी है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ऑप्शन में इलेक्ट्रो डीकंपोजिशन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डीकंपोजिशन। बट अगर होता तो हम इलेक्ट्रो मान लो ऑप्शन में एक ऑप्शन होता डीकंपोजिशन और एक होता इलेक्ट्रो डीकंपोजिशन, तो क्या चुनते, क्योंकि बेहतर आंसर कौन है, इलेक्ट्रो डीकंपोजिशन है। डन है क्या, मेरे हिसाब से हो गया है, बोलो, ये हो गया, हो गया, हो गया। नेम द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन आयरन फिलिंग्स, आयरन फिलिंग्स बोले तो आयरन, आर हीटेड विद कौन, HCl। इसको किसके साथ हीट किया गया है भैया, HCl के साथ हीट किया गया है। पता उनमें से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, जल्दी से, जल्दी से। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आयरन यानी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाएगा, सॉल्ट और, तो कौन सा आंसर तो नहीं है, वाटर, वाटर तो आंसर नहीं। अब बचे ये दो ऑप्शन। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि आयरन जब Cl से रिएक्ट होता है तो कौन सा क्लोराइड बनाता है, आयरन थर्ड क्लोराइड बनाता है या आयरन सेकंड क्लोराइड बनाता है, यानी FeCl2 बनाता है या FeCl3 बनाता है। ये कैसे पता आपको, आपको पता है दोनों ही आयरन के कंपाउंड्स होंगे, बोलो। Fe सेकेंड क्लोराइड का मतलब क्या होगा, FeCl2, और Fe थर्ड क्लोराइड का मतलब क्या होगा, FeCl3। एक लाइन लिखो जल्दी से, एक लाइन लिखो रजिस्टर में जल्दी से। वेनेवर, वेनेवर, घर वाले भी लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां पे बच्चा कंफ्यूज होता है। वेनेवर आयरन क्लोराइड विद, वेनेवर आयरन reacts with, whenever iron reacts with hydrochloric acid, hydrochloric acid, it forms iron second chloride in normal conditions. It forms iron second chloride in normal conditions. But in special conditions it may form iron third chloride. But in special conditions it may form iron third chloride, जो कि बेटा आप पढ़ोगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, मेटल से नॉन मेटल में पढ़ोगे कि आयरन जो है वो कौन सा कंपाउंड भी बना सकता है, थर्ड वाले भी। बट अभी क्या हमें क्वेश्चन में कुछ बोला हुआ है कि कुछ अजीब कंडीशंस हैं, नहीं, सिर्फ क्या बोला है कि आयरन किससे रिएक्ट हो रहा है, HCl से। नॉर्मल कंडीशन है तो कौन सा क्लोराइड बनाएगा भैया, सेकेंड। कौन सा क्लोराइड बनाएगा, ऑब्वियसली बात है, बैलेंस भी हो जाएगी। अगर यहाँ पे कुछ स्पेशल कंडीशन दे रखी होती जो कि अगले चैप्टर का हिस्सा है तो तब हमारा आंसर डी हो सकता था, बट अभी के लिए हमारा आंसर क्या है, सी है। यानी आयरन कौन सा क्लोराइड बनेगा, सेकेंड क्लोराइड। डन है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेड रिएक्ट हो रहा है कॉपर क्लोराइड के साथ और क्या बन रहा है, लेड क्लोराइड एंड कॉपर। ये रिएक्शन कौन सी, ऑब्वियस सी बात है, लेड किसको डिस्प्लेस कर रहा है भाई, लेड किसको डिस्प्लेस कर रहा है भाई, कॉपर को। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन सवालों में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बहुत सीधे हैं। एक मेटल का रिबन है जिसको ऑक्सीजन के साथ जलाया तो व्हाइट डैजलिंग फ्लेम निकली, क्लास में किया था हमने। आप सबको पता है कौन सा रिबन होगा, ये मैग्नीशियम रिबन। तो बताओ ये रिएक्शन, पहली बात तो उसने जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ तो व्हाइट रंग का पाउडर बना जो कि वाई है,
तो वो था मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इस रिएक्शन का नाम क्या था? कॉम्बिनेशन, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो किससे रिएक्ट हुआ था? ऑक्सीजन से, और उसने बनाया था व्हाइट रंग का पाउडर जो कि किसका था? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, और टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज? ऑल्दो ये वैसे 9th क्लास का क्वेश्चन है, बट याद करेंगे कि हमारे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर की शुरुआत ही किससे हुई थी? फिजिकल और केमिकल चेंज से। तो इसलिए आपको पता नहीं इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। पानी का बॉयल करना क्या फिजिकल चेंज होता है? यस। बर्फ को पिघलाना क्या फिजिकल चेंज होता है? यस। सॉल्ट को पानी में घोल देना फिजिकल चेंज है। कंबंशन का मतलब आग लगाना होता है, आग लगाना मतलब एक रिएक्शन होता है, तो इसका मतलब है ये एक केमिकल चेंज नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? डी हो गया। डन है क्या? चलो आओ। रीमा ने 5 ml क्या लिया बच्चों? लेड नाइट्रेट लिया। क्या लिया? लेड नाइट्रेट क्या होता है? नीचे लिख देते हैं। लेड नाइट्रेट होता है बेटा PbNO3 ट्वाइस। क्या होता है? इन अ बीकर एंड एडेड 4 ml ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, और उसके अंदर क्या डाल दिया? KI डाल दिया। आपको बताना है क्या ऑब्जर्व कर पाएगी रीमा? क्या यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी? PB चला जाएगा I के साथ और K आ जाएगा इसके साथ। बोलो बच्चों। तो ये रिएक्शन हो जाएगी, बैलेंस नहीं है। अब आपको सबको पता होना चाहिए, पहली बात तो रिएक्शन का नाम क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट। और दूसरी बात आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि ये एक येलो PPT होता है। क्या होता है? येलो PPT। PbI2 कौन से रंग का प्रेसिपिटेट है? येलो कलर का। बहुत आता है एग्जाम में, क्योंकि बेटा हमारे पूरे चैप्टर में डबल डिस्प्लेसमेंट के गिने चुने ही क्वेश्चन हैं, उनमें से एक ये, तो बहुत आता है ये। बताओ भाई क्या ऑब्जर्व करेगी रीमा? द सॉल्यूशन टर्न्स रेड? नहीं। येलो प्रेसिपिटेट बनेगा? yes, आगे भी पढ़ना मक्स। बेटा देखो ऐसा नहीं है आप एक ऑप्शन पढ़ के आंसर दे दो, क्या पता आगे उससे बेहतर ऑप्शन भी हो। व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा? नहीं। रिएक्शन हॉट हो जाएगी? नहीं। तो आंसर है क्या? मान लो एक ऑप्शन होता नीचे कि येलो PPT बनेगा और डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, तो क्या वो बेस्ट ऑप्शन था? ऐसे ध्यान रखना, इसे सारे ऑप्शन पढ़ना हमारे लिए जरूरी होता है। ठीक है। इसके बाद आ रहा है, अगर मैं किसको हीट करता हूं भाई? फेरस सल्फेट यानी FeSO4 को। ये क्वेश्चन बहुत कंट्रोवर्शियल है, इसमें बेटा लड़ाई भी हो जाती है, कभी कभार मार काट भी हो जाता है, तलवारें भी चलती हैं, गाली गलौज भी होता है। ध्यान से सुनना क्यों कह रहा हूं ऐसा। पहली बात तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो FeSO4 होता है यानी आयरन सल्फेट होता है, ये दो होते हैं, दो प्रकार से हो सकते हैं। एक तो होता है FeSO4 और एक होता है FeSO4.7H2। ऐसे कॉपर सल्फेट के साथ भी होता है। एक होता है CuSO4 और एक होता है CuSO4.5H2। अब हमें इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे बोल रखा है ये कौन सा है? नहीं बोल रखा। स्ट्रॉन्ग हीटिंग किया फेरस सल्फेट को, जिससे कि हमें एक तो क्या मिला? ब्राउन सॉलिड मिला और दो गैसेस मिली। तो बताओ ये रिएक्शन कौन सी? अब सुनो, ये क्वेश्चन तो हो जाएगा, बहुत आसान है, लेकिन क्या समझा रहा हूं, अगर FeSO4 ऐसा लिया है और आप उसे हीट करते हो, बहुत कम टीचर आपको ये बात बताएंगे, मैं झूठ नहीं बोल रहा क्योंकि उन्हें भी नहीं पता, और ये लास्ट टू लास्ट ईयर शायद या 3 साल पहले, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन अभी लास्ट 3-4 सालों में ही ये बोर्ड में आया था सवाल, बोर्ड में, और मार्किंग स्कीम में 2 आंसर लिखे हुए थे, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया था कि वो FeSO4 की बात कर रहे हैं FeSO4.7H2। तो ध्यान सुनो, FeSO4.7H2 ग्रीन कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? इसे हीट कर दो तो FeSO4 अलग हो जाता है और 7H2 अलग हो जाता है और ये व्हाइट हो जाता है। क्या हो जाता है? ये एक प्रकार का प्रोसेस हुआ। लेकिन अगर आप क्या लेते हो बोलो, FeSO4 ही लेते हो या इसी को फर्दर हीट कर देते हो या FeSO4 को हीट करते हो, तो शायद आपको पता हो यहां बनता है Fe2O3, साथ में 2 गैस बनती हैं SO2, और कौन सी गैस बनती है? SO3। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसका क्वेश्चन से लेना देना नहीं है, ये मेरा बताना फर्ज है। मेरे को याद आ गया तो मैंने बता दिया बेटा कि जब आयरन सल्फेट को हीट करते हैं तो एक्चुअली में 2 चीजें हो सकती हैं। तो इसलिए अगर मुझे लगता है क्योंकि एक बार ही बोर्ड में ऐसा हो चुका है, तो अब मुझे लगता है कि अगर ये सवाल एग्जाम में आया तो वो मेंशन करेंगे कि वो FeSO4 की बात कर रहे हैं या FeSO4.7H2O की बात कर रहे हैं। समझ गए? मुझे लगता है वो क्या करेंगे? मेंशन करेंगे। बोलो।
चलो फिलहाल यहां तो साफ साफ बोला हुआ है कि क्या बन रहा है, ब्राउन सॉलिड, और साथ में क्या बन रही है, दो गैसेस। तो ऑब्वियस सी बात है इसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये ब्राउन सॉलिड है और ये दो क्या बन रही है, गैस। अब ये रिएक्शन कौन सी है, क्या ये डिकम्पोजिशन है? हाँ, अबे बोलो। yes, sir. अच्छा, अब ये डिकम्पोजिशन तो है, तो यहां तो डिकम्पोजिशन के दो एग्जांपल है, एक है डिकम्पोजिशन इन रेडॉक्स या डिकम्पोजिशन इन एक्सोथर्मिक। बोलो। वैसे देखा जाए तो ये डिकम्पोजिशन, देखो आप, मुझे लगता है इसका आंसर, वैसे तो रेडॉक्स भी है बट आपको तो आता ही नहीं, आपको तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में आता है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन गलत है, क्योंकि आप यहाँ पे हीट दे रहे हो। बोलो। yes, तो एक्सोथर्मिक नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? क्योंकि ये डिकम्पोजिशन और रेडॉक्स भी नहीं होगी। आपके लिए रेडॉक्स की पढ़ाई बहुत अलग है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नहीं नहीं नहीं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन क्या करने चाहिए, सही। मैं फिर बोल रहा हूँ, रेडॉक्स की पढ़ाई जितनी आपके सिलेबस में है, कई स्कूलों में इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे भी कराया जाता है, तो उसके हिसाब से फिर हम रेडॉक्स पे भी बात कर सकते थे, बट अभी के लिए जितना हमारे सिलेबस में उसके हिसाब से ये रिएक्शन जो है वो क्या होनी चाहिए बच्चों, एंडो, क्योंकि हम इसे क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो ये रिएक्शन कौन सी होनी चाहिए, एंडोथर्मिक। तो डिकम्पोजिशन तो ये है ही है, साथ साथ कौन सी रिएक्शन भी है, ये एंडोथर्मिक, तो इसका आंसर डी होना चाहिए अभी के लिए। सॉर्टेड है? आई होप कॉमन सेंस है। एक्सो तो है नहीं, आप हीट दे रहे हो, तोड़ रहे हो, तो प्रोसेस कौन सा होगा, एंडोथर्मिक होगा। कौन सा होगा, एंडोथर्मिक। चलो, अ स्टूडेंट टुक सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। एक बच्चे ने कौन सा सॉल्यूशन लिया, सोडियम सल्फेट लिया, और उन्होंने क्या किया, साथ में क्या डाल दिया, बेरियम क्लोराइड। पता नहीं आप इस बात को आज तक समझ पाए हो कि नहीं, घर पे वन शॉट देखने वाले बच्चे और आप, कि जब भी दो कंपाउंड आते हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होती है। बोलो बेटा। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, कौन सी रिएक्शन होने वाली है, बेरियम जाने वाला है यहाँ पे और क्या बनने वाला है, बेरियम सल्फेट, और सोडियम जाने वाला है वहां पे और क्या बनने वाला है, सोडियम क्लोराइड। और आप सबको पता है बेरियम सल्फेट बनने वाला है प्रेसिपिटेट। क्या बनने वाला है, प्रेसिपिटेट। और बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट कौन सा कलर का होता है, व्हाइट। वेरी गुड। कौन से कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है, येलो कलर का नहीं होता, एक्चुअली ऑफ व्हाइट होता है, बट व्हाइट ही कंसीडर किया जाता है। आओ भाई, द कलर एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द इनसॉल्युबल सब्सटेंस। इनसॉल्युबल सब्सटेंस का मतलब प्रेसिपिटेट ही है, तो ग्रे है नहीं है भैया। ये देखो बेरियम, पहली बात तो बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला भी गलत लिखा हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है, BaSO4, यहाँ पे लिखा हुआ है BaSO4 ट्वाइस, जो गलत लिखा हुआ है। तो ऑब्वियस ये बात है, आंसर कौन सा हो जाता है, सी, व्हाइट है और साथ में BaSO4 भी है। डन हो गया क्या, बोलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑफ, अच्छा अभी तक फर्स्ट चैप्टर के चल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द फॉलोइंग शोन इन द फॉलोइंग सेटअप। कौन है, मैग्नीशियम रिबन है, जल रहा है, लिखा भी हुआ है। व्हाइट रंग का क्या होगा, पाउडर। ऑब्जर्वेशन, जब ये चैप्टर हो रहा था मैंने तब भी बताया था, एक तो होता है हुआ क्या, मैग्नीशियम रिएक्ट टू ऑक्सीजन से और उसने क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन आपसे पूछा है ऑब्जर्वेशन क्या होगी, तो कौन सी फ्लेम निकलेगी, व्हाइट चमकने वाली फ्लेम निकलेगी। सेकेंड, व्हाइट रंग का क्या बनेगा, पाउडर, जो कि नीचे बैठ जाएगा। तो क्या ब्राउन पाउडर बनने वाला है, क्या एक कलरलेस गैस निकलने वाली है, क्या मैग्नीशियम रिबन जलेगा व्हाइट डैजलिंग फ्लेम से, क्या रेडिश ब्राउन गैस निकलने वाली है, नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं निकलने वाली। चलो जी, सेकंड चैप्टर के कुछ MCQ शुरू करते हैं। बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा क्या है, ऑब्वियस सी बात है बेटा, यहाँ पे बेकिंग सोडा से वो क्या कहना चाह रहे हैं, बेकिंग पाउडर। अगर क्वेश्चन बोला होता कि बेकिंग सोडा क्या है और मिक्सचर ना लिखा होता, तो मैं बोलता बेकिंग सोडा है NaHCO3। क्या है, ऑब्वियस बात है, यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए, बेकिंग पाउडर, बट ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है। अब वहां तो लड़ोगे नहीं आप, तो अकल लगा लो, अगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मिक्सचर, तो इसका मतलब है किसका मिक्सचर है, NaHCO3 और एक वीक खाने लायक एसिड, वीक खाने लायक एसिड। तो पहली बात तो ये NaHCO3, तो पहले दोनों ऑप्शन तो कट ही जाते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, साथ में एसिटिक एसिड या टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, इमली से मिलने वाला एसिड ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, तब भी बात हुई थी, तो आंसर क्या हो गया इसका, सी हो गया। क्या हो गया, सी। चलो अगला सवाल, व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर। कोई भी एक एसिड को अगर मैं पानी में डाल दूंगा तो बेसिकली हम डाइल्यूशन कर रहे हैं,
तो आपको बताना है इस फिनोमेना में क्या होगा, क्या डाइल्यूशन होगा, क्या न्यूट्रलाइजेशन भी होगा? नहीं नहीं बेटा, न्यूट्रलाइजेशन कैसे होगा? एसिड को न्यूट्रलाइज तो बेस करता है, तो क्या तो नहीं होने वाला, क्या तो नहीं होने वाला? क्या H प्लस H3O पॉजिटिव का मतलब H प्लस ही होता है? क्या H प्लस आयंस बनेंगे? यस। क्या सॉल्ट बनेगा? नो। तो A होगा और C होगा, A होगा और C होगा, तो A आंसर हो गया। ठीक है बाबू, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। व्हेन हाइड्रोजन, ये सवाल नया है आपके लिए, ये नया सवाल है, पढ़ के देखो इसका आंसर आता है क्या आपको? ये नया सवाल है आपके लिए। ये क्लास में किया ही नहीं हमने, वन शॉट में भी नहीं पढ़ा इसको। सही है? देखो सवाल क्या है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए हमारे लैब में हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, कुछ एक्टिविटीज करनी होती हैं जो ड्राई एनवायरनमेंट में करनी होती है, यानी आसपास ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए। अगर ह्यूमिडिटी है तो कुछ ऐसी चीज़ें ली जाती हैं जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जैसे कि सिलिका जेल, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड, या और ऐसे लोग। आपने देखा होगा कभी आप पानी की बोतल लेके आए होगे, नहीं उसमें गोलियां निकलती हैं पैकेट में, या जूते लेके आए होगे उसमें पैकेट में गोलियां निकलती हैं, वो एक्चुअली किसको एब्जॉर्ब करती हैं? मॉइस्चर। एक बारी की बात है कि हमारे घर में एक दवाई आई थी, उसके अंदर भी सिलिका जेल का पाउच था, तो उसमें मैंने पढ़ा था और उस पर लिखा हुआ था कि इस दवाई को मॉइस्चर से बचाना है। तो आप समझ गए वो पैकेट क्यों डाला गया था? ताकि उसमें अगर गलती से क्या ऐड हो जाए। अब जूतों के डब्बे में पानी की बोतल में क्यों होता है? नहीं, क्योंकि अगर उसमें क्या चला गया? मॉइस्चर, तो उसमें स्मेल आने लग जाएगी। ऑब्वियस बात है, शॉप पे जाता है कोई भी जूता पहन के देखता है, फिर कहता है पसंद नहीं आया, रख देता है। तो अगर पसीना मसीना वहाँ पे लग गया, मॉइस्चर वहाँ पैदा होगा, तो जूते में से बदबू आएगी, वो बिकेगा नहीं। तो इसलिए उनके डब्बे में क्या पड़ा रहता है? सिलिका जेल। ऐसे ही यहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल किया? कैल्शियम क्लोराइड। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा हो तो कह रहे जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को बनाना होता है और डे कौन सा होता है? ह्यूमिड डे होता है, बहुत ह्यूमिडिटी होती है, तो उस गैस को पास कराया जाता है ट्यूब में, और उस ट्यूब में क्या भरा होता है? कैल्शियम क्लोराइड का काम क्या है बेटा? एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। गैस में से क्या एब्जॉर्ब कर लेना? गैस में से क्या एब्जॉर्ब कर लेना? तो ध्यान रखना, एक नई चीज पढ़ी आपने, कैल्शियम क्लोराइड मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के काम आता है। डन। इनमें से कौन से सॉल्ट के पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता? सबसे पहली बात तो कौन लिखा हुआ है? ब्लू विट्रॉयल। ब्लू विट्रॉयल जिसको ना पता हो, ये होता है कॉपर सल्फेट। क्या होता है? कॉपर सल्फेट को ही प्यार से क्या भी बुलाते हैं? क्या इसका पास पानी होता है? yes, बेकिंग सोडा, अभी बात की थी, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। वॉशिंग सोडा इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 डॉट, क्या बात है, डॉट मेरे को लगा तुम तो सो रहे हो, तुम तो जागे हुए हो। 10H2 है बेटा। कितने H2 है? 10H2। जिप्सम याद है? CaSO4.2H2, और POP होता तो CaSO4.12H2। अब इनमें से किसके पास पानी नहीं है? बेकिंग सोडा के पास पानी नहीं। सही है क्या? yes, चलो, कभी कभार ऐसे ही पूछते हैं कि इनमें से किसके पास पानी है, तो किसी एक के पास होगा, बाकी के पास नहीं होगा, वो भी ऐसे सवाल भी आते हैं। आपको इन्हें सही ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में लगाना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या लगाना है? एसिडिक स्ट्रेंथ। ये आसान सवाल है, इसका आंसर जिसको भी पता हाथ खड़ा कर लो, जिसको भी पता हो। ये तो बकवास सवाल है बेटा, बहुत ही ज्यादा। कितनों को इसका आंसर आता है बच्चों? वाहियात सवाल है ये तो, मतलब एकदम। चलो बताओ, ए है, बी है, सी है, डी है? सब ए कह रहे हो? yes, sir। घर बैठे बच्चे भी आई होप ए ही कह रहे हो बेटा। यहाँ पे 3 लोग हैं। एसिटिक एसिड मतलब विनेगर, पानी है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो ऑब्वियस बात है, इनमें सबसे ताकतवर एसिड कौन है? फिर कौन है? और पानी तो एसिड है ही नहीं, तो आंसर आ गया ए। पानी तो न्यूट्रल है। ठीक है, ठीक है, डन, ठीक है। व्हाट इज फॉर्म्ड, क्या बनेगा अगर मैं जिंक को रिएक्ट करवाता हूं NaOH? बेटा हम लोगों ने
एसिड बेसिस सॉल्ट में पढ़ा था कि बहुत गिने चुने मेटल्स हैं जो बेस के साथ रिएक्ट होते हैं। दो ही पढ़े थे, एक जिंक और एक एल्यूमिनियम। जिंक जब रिएक्ट हुआ था उसने बनाया था सोडियम जिंकेट और कौन सी गैस, हाइड्रोजन। और एल्यूमिनियम ने क्या बनाया था, सोडियम एल्यूमिनेट और कौन सी गैस। तो यहां पे हमारे को क्या मिलेगा, सोडियम जिंकेट जिसका फॉर्मूला था Na2ZnO2 और कौन सी गैस निकली थी, हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम जिंकेट बनेगा और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। बहुत ही बढ़िया। ब्राइन याद है, ब्राइन ब्राइन था NaCl को जब पानी में डाल देते हैं तो उससे क्या बनता है, ब्राइन बनता है। तो क्या ये एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, नहीं। क्या ये एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट है, नहीं। क्या ये एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है, तो ये आंसर हो गया। डन है क्या। व्हाट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड टू, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O को अगर मुझे किस में कन्वर्ट करना है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O में, ताकि कितना पानी बाहर आ जाए, 3/2। तो क्या आपको याद है उसे 373 पे हीट करते हैं। चलो जल्दी जल्दी बताओ, 373 के ऊपर हीट करेंगे तो क्या होगा, सारा का सारा पानी उड़ जाएगा। अगर मैं इसको अबव 373 केल्विन हीट करूंगा तो सारा का सारा पानी जो है वो उड़ जाएगा और ये पीछे रह जाएगा कैल्शियम सल्फेट, मैंने क्लास में ही बताया था वन शॉट में भी, और ये बन जाएगा डेड बर्न्ड प्लास्टर, यानी ये किसी काम का नहीं रहेगा, वेस्ट है, इसका कोई यूज नहीं। तो अभी तो फिलहाल आंसर है 373, हाँ ये डिग्री सेल्सियस है, तो 100 डिग्री सेल्सियस। हमने तो केल्विन में लिखा है, तो 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा, अगले सवाल पे आते हैं। अ व्हाइट पाउडर ए इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। देखो अभी तक बोल रहे हैं कि एक व्हाइट पाउडर है जो कमजोर सा लेकिन कैसा, नॉन कोरोसिव बेस है। कैसा है, नॉन कोरोसिव। तो अभी तो ये कुछ भी हो सकता है। एंड इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ केक्स। अब अगर इसने केक बोल दिया तो ये बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर हो सकता है। व्हेन द पाउडर इज हीटेड इट गिव्स अनदर पाउडर, कौन, बी। द पाउडर बी जो है इज रिक्रिस्टलाइज्ड टू गेट अ सब्सटेंस सी which has detergent properties. Identify A, B and C and also write balanced chemical equations for the conversions. अब देखो भाई ये एक सब्जेक्टिव सवाल है। सब्जेक्टिव सवाल में ये सीखना बहुत ज़रूरी होता है कि कितना लिखना है, ज़्यादा कम तो नहीं। इन्होंने आपसे दो बातें पूछी हैं। सबसे पहला पूछा है ABCD को पहचानो, तो बस उतना ही करना है, और उसके बाद आपको बताना है कि आपने इन्हें कन्वर्ट कैसे किया। आई होप आप समझ गए हो कि ए जो है ये हमारे लिए है बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, कौन, क्योंकि इन्होंने कहा है हमने इसको हीट किया, तो NaHCO3 को हीट करके मिलता है Na2CO3, और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला भी क्या होता है भैया, NaHCO3। देखो एक बात ध्यान रखिएगा, इन्होंने आपसे क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है आइडेंटिफाई। अब आइडेंटिफाई में इन्होंने ये नहीं बताया कि हमें नाम लिखना है या फॉर्मूला, तो हम एक चीज लिख के आए, दोनों लिख के आए। हम चांस ही नहीं लेंगे बेटा, बोर्ड का पेपर है, चांस नहीं लेंगे, हम दोनों लिख के आएंगे, ठीक है। अब ए को हमने हीट किया है, हम सबको पता है कि ए को हीट करके यानी NaHCO3 को हीट करके हमें मिलता है कौन, Na2CO3। क्या मिलता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, वॉशिंग सोडा तो नहीं बोलोगे, इसको आप बोलोगे सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलोगे, सोडियम कार्बोनेट। मेरे हिसाब से बच्चों हमें इसका भी नाम लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब पता नहीं ना उन्होंने हमसे कौन सा नाम एक्सपेक्ट किया है, ये वाला नाम एक्सपेक्ट किया है, कॉमन नेम एक्सपेक्ट किया है या फॉर्मूला, सब लिख के आएंगे, चांस नहीं लेना। अच्छा फिर कह रहे हैं हमने इसको पानी में डाला। अब आप सब जानते हो Na2CO3 को पानी में डाल के क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी कि
Na2CO3.10H2O, और इसको प्यार से हम लोग क्या भी कहते हैं, वॉशिंग सोडा। क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा। अभी तो हमने क्या किया है, आइडेंटिफाई किया है किसको, ए, बी और सी को। अब आपको इनकी आपस में क्या भी लिखनी है, रिएक्शंस। इतना समझे? अब रिएक्शंस कैसे? सबसे पहले हमने क्या लिया, NaHCO3 लिया और उसे क्या किया भाई, हीट किया। ये हमारे पास ए है, सही कह रहा हूं क्या? इसको हीट करके क्या बनता है, Na2CO3, साथ में मिलता है H2O और साथ में मिलता है CO2। क्या ये हमारे लिए बी है? क्या ये हमारे लिए बी है? फिर हमें बोला गया कि हमने इसे क्या किया, रिक्रिस्टलाइज। रिक्रिस्टलाइज का मतलब क्या होता है, उसमें पानी डाल दिया। क्या डाल दिया? पानी। तो अगर आपने Na2CO3 जो कि हमारे लिए बी है, अगर आपने इसमें पानी डाल दिया, यानी कि आपने इसमें H2O डाल दिया, तो आपको पता है सॉल्वे प्रोसेस के हिसाब से कितने H2O जोड़ेगा, 10, और क्या बना देगा ये, Na2CO3.10H2O। Na2CO3.10H2O। ये काम करने के आपको पूरे, मुझे लगता है 3 नंबर मिलेंगे। कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा, कुछ कम नहीं लिखा, तीनों को आइडेंटिफाई कर दिया और उनको हमने कैसे कन्वर्ट किया क्वेश्चन के हिसाब से, उसकी क्या भी लिख दी, रिएक्शन दी। डन है क्या? ध्यान रखना सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे करना है। अच्छा, अभी और एमसीक्यू भी आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, पर अभी फिलहाल हम ये वाले सवाल कर रहे हैं। क्या कह रहा है सवाल, देखो। व्हेन पाउडर ऑफ कॉमन मेटल इज हीटेड इन ओपन चाइना डिश, इट्स कलर टर्न्स ब्लैक। अब ध्यान रखो, अगर हमने इसको ओपन एयर में हीट किया है, मेटल को, कह रहे हैं एक मेटल है जिसका पाउडर आपने लिया और उसको आपने ओपन एयर में क्या किया, हीट, और वो क्या हो गया, ब्लैक। अब आप बताओ ऐसा कौन सा मेटल है जो हीट करने पे ऑक्साइड बनाता है और वो ब्लैक हो जाता है? वेरी गुड, एक ही है बस, और वो कौन है, कॉपर है। कौन है? कॉपर। अब इसके बाद हमने जब हाइड्रोजन गैस को पास करवाया इस ब्लैक पाउडर से, तो वापस से हमें कौन मिल गया, हमारा मेटल मिल गया। क्या मिल गया? मेटल। अब इस ऊपर की इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन ईच ऑफ द 2 गिवन स्टेप्स। पहले स्टेप में क्या रिएक्शन हुई है बताओ, कॉपर को आपने डिश में लिया और उसे हीट किया और क्या बनाया, जो कि कौन से कलर का है, ब्लैक। तो बताओ कौन सी रिएक्शन है ये, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। वेरी गुड, कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड केस में आपको वो कह रहे हैं आपने क्या किया, अगर आप क्वेश्चन पढ़ो तो सेकंड केस में कह रहे हैं आपने इसी कॉपर ऑक्साइड में कौन सी गैस पास कराई, ये भी एनसीईआरटी में। हाइड्रोजन क्या करता है भैया, ऑक्सीजन को खींच लेता है और किसको बाहर निकाल देता है, क्योंकि इन्होंने कहा है जब हमने हाइड्रोजन गैस पास कराई तो हमें हमारा मेटल वापस से मिल गया, यानी कि ये रिएक्शन हुई। अब ये रिएक्शन कौन सी है, ये रिएक्शन कौन सी है, क्योंकि इसमें किसने किसको डिस्प्लेस कर दिया भैया, हाइड्रोजन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अरे बोलो, yes, sir। तो पहला पार्ट हो गया। नेम द मेटल इनिशियली टेकन इन द पाउडर। लो जी, सब कर लिया, आप कह रहे हैं मेटल का नाम बताओ जी। मेटल का नाम क्या है, कॉपर है बेटा, और क्या है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द बोथ, हमने लिख दिए वो तो। बोलो, यानी इन्होंने हमसे पहले वाले पार्ट में क्या नहीं पूछी थी, रिएक्शन, हमें सिर्फ क्या लिखना था कि वो कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है, और क्योंकि थर्ड स्टेप में इन्होंने हमसे क्या मांगी है, रिएक्शन, तो वो थर्ड स्टेप में लिखेंगे, जो जहां पूछा हो उसका आंसर वहीं आएगा। ओके, डन है। चलो, मुझे लगता है मुझे कराने की जरूरत नहीं। कौन एक्स, एक सेकेंड, मैंने कहा था एक्स 2 हो सकते हैं व्हाइट वॉश में, एक कौन, कैल्शियम ऑक्साइड, और एक कौन, तो बताओ यहाँ पे एक्स कैल्शियम ऑक्साइड है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड है ये, क्योंकि सेकंड स्टेप में बोला है इसको पानी से क्या करवाओ, रिएक्ट। अगर ये कैल्शियम क्या होता, हाइड्रोक्साइड, तो क्या ये पानी के साथ रिएक्ट होता, तो इसलिए ये तो ऑब्वियस से बात हो जाती है कि एक्स कौन है, नेम एक्स और उसका फॉर्मूला लिखो। तो एक्स का पहले नाम लिखना है, नाम क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बेटा, फॉर्मूला है, प्यार से क्या बोलते हैं इसको, कोई प्यार से बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं। इसके बाद कह रहे हैं सेकंड में इसकी पानी के साथ रिएक्शन कर दो, नर्सरी क्लास का सवाल है बेटा, पानी के साथ रिएक्शन कर दी, क्या मिल जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कुछ और भी निकलेगा,
अबे हाँ, लार्ज अमाउंट में क्या निकलेगी? सही है। वाइल कंस्ट्रक्ट, ये बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। देखो आप सबके घर में किचन में, आप पहली बार आपको पता है मार्बल में कैल्शियम कार्बोनेट होता है? क्या आपको पता है मार्बल में क्या होता है? आपको पता है ताजमहल मार्बल का बना हुआ है? आपको पता है ताजमहल पीला पड़ रहा था क्योंकि उसके आसपास एसिड रेन बहुत होती थी। सबको पता है बात? अब तो सरकार ने आगरा में वहाँ पे आसपास से फैक्ट्रीज को हटा दिया है, सारे तंदूर वंदूर हटा दिए हैं। ऐसी कोई भी आसपास एक्टिविटी नहीं होती जिससे कि कोई भी ऐसी गैस रिलीज करे जो बाद में जाके कौन सी रेन करे? एसिड रेन। आसपास व्हीकल्स भी नहीं चलते, आपको पता होगा, या तो पैदल जाओ या तो बैलगाड़ी या तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, और कुछ नहीं चल सकता वहाँ पे। खैर ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज जो मार्बल होता है उसमें क्या होता है? और कैल्शियम कार्बोनेट किससे रिएक्ट हो जाता है? एसिड से। वही सॉल्ट बनाता है, CO2 बनाता है। अब सवाल सुनो, कह रहे कंस्ट्रक्शन करते हुए अ बिल्डर सेलेक्टेड मार्बल फ्लोरिंग एंड मार्बल टेबल टॉप्स फॉर द किचन। एक बिल्डर ने क्या किया, कमरों, जैसे हमारे यहाँ तो खैर टाइल लगी हुई है, सॉरी, जैसे हमारे घरों में क्या लगा रहता है? मार्बल, पर किचन में नहीं लगाना चाहिए कभी भी। अब यहाँ पे बिल्डर ने क्या किया, जो किचन की स्लैब होती है वो भी किसकी बना दी, और फ्लोर भी किसका बना दिया? मार्बल का। अब जब हम वहां पे, यार ऑब्वियस सी बात है, किचन में विनेगर, कुछ नींबू का रस, इमली का रस, ये सब तो इस्तेमाल होगा। अरे बोलो। yes, तो क्या आपको लगता है बिल्डर ने अच्छी चीज सेलेक्ट की है? no, क्यों? तो आंसर कैसे फ्रेम करेंगे? एज मार्बल कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, carbon dioxide gas and water which will corrode the marble floor or the marble table. So this is not the right choice. ये एक अच्छी चॉइस नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, मार्केट में ग्रेनाइट आता है, यू नो ग्रेनाइट, वो कैल्शियम कार्बोनेट का नहीं है, तो वे क्या पूछा नहीं है तो हीरो भी नहीं बनेंगे। पर अगर पूछे कि भैया हम कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा यानी मार्बल के अलावा क्या यूज कर सकते हैं, तो आंसर है वी कैन यूज ग्रेनाइट, बिकॉज उसके अंदर क्या नहीं होता? सही है क्या? yes, चलो इसके बाद वापस से MCQ पाएंगे। पहले एक सवाल और रहता है, इन वन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कह रहे हैं अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हों, तो एक गैस X रिलीज होती है एज बाय प्रोडक्ट। ये जो गैस X है, अगर मैं इसको किससे रिएक्ट करवाऊं? स्लेव्ड लाइम से, तो Y बनता है। Y कहां पे काम आता है? ब्लीचिंग में। आपको X और Y आइडेंटिफाई करना है, कुछ और नहीं बोला है, सिर्फ क्या बोला है? तो अगेन हीरो नहीं बनेंगे, कोई रिएक्शन नहीं मांगी आपसे, कोई यूज नहीं मांगा है आपसे, सिर्फ क्या बोला है? X और Y आइडेंटिफाई करो। पहले आप पढ़ते हैं फिर आइडेंटिफाई कर लेंगे। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाते हैं? आप में से बहुत सारे बच्चे भूल गए होंगे। सोडियम क्लोराइड को पानी में डालते हैं और क्या पास कराते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। प्रोसेस का नाम याद है किसी को? अरे वेरी गुड, क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्या नाम है? इसमें NaOH बनता है, H2 गैस बनती है और Cl2 गैस बनती है। अरे बोलो। yes, अब वो कह रहे हैं इसमें गैस बनी X, तो गैस तो दो हैं, एक तो कौन है और एक तो कौन है? अब इसमें से X कौन सी? आओ आगे देखें। कह रहे हैं इस X को अगर हम किससे रिएक्ट करा दें, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड से, ड्राई है, क्या है? यानी क्या नहीं है? पानी नहीं है। भाई समझ गए बेटा, क्या नहीं है? पानी नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, देखो अगर मेरे पास लाइम वाटर होता तो मैं क्या बोलता? क्या है मेरे पास? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? ऑब्वियस सी बात है, आप बिना पानी के मीडियम के तो ये रिएक्शन नहीं करा सकते, तो कहीं ना कहीं एक्वास होगा ये, और अगर एक्वास होगा तो फिर ये क्या बना देगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इन शॉर्ट आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही है वैसे तो, बट फर्क नहीं पड़ता। आप बताओ इसके अंदर क्या डालें कि ब्लीचिंग पाउडर बन जाए, क्योंकि कह रहे हैं ये गैस जा रही है और क्या बना रही है? ब्लीचिंग एजेंट। अब इस पूरे चैप्टर में ब्लीचिंग एजेंट तो एक ही पढ़ा है हमने, और वो है ब्लीचिंग पाउडर। क्या पढ़ा है? ब्लीचिंग पाउडर। तो आप सबको पता है CaOCl2 तब बनेगा जब मैं कौन सी गैस डालूंगा, यानी हमारी जो X गैस है वो कौन है? और जो Y कंपाउंड है वो कौन है? ब्लीचिंग पाउडर। कौन है? ब्लीचिंग पाउडर। तो आओ भाई आंसर लिख दें, आंसर लिख दें। X कौन है बोलो? क्लोरीन गैस। फॉर्मूला लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे, कोई मौका नहीं छोड़ेंगे मार्क्स करने का।
और वाई नाम का कंपाउंड बना। वाई कौन है भैया? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का किसी को केमिकल नेम पता है? अबे नेम पूछ रहा हूं, नेम। देखा, मर गए। वेरी गुड, वेरी गुड, सही कह रहे हो। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम, तो सब लिख के आना है आपको। डन है क्या? चलो जल्दी से। हाउ, अब ये देखो, ये सवाल में बच्चा कंफ्यूज हो गया। कैसे समझाता हूं। कह रहे हैं हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स डज हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट कंटेन। कैल्शियम सल्फेट के पास कितने पानी होते हैं? पागल, देखा, मरे। हेडशॉट, हेडशॉट। यही है। मैं क्या कह रहा हूं, पहली बात तो बेटा कैल्शियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट में फर्क है। कॉपर सल्फेट के पास कितने पानी होते हैं? 5। बेटा ऐसा सवाल तो नहीं है कि पन्ना पलटाना पड़े। कैल्शियम सल्फेट से पूछा है ना कि कॉपर सल्फेट से पूछा है, तो 5 तो आंसर नहीं है। मैं क्या कह रहा था, कंफ्यूजन कहां होती है? जो कैल्शियम सल्फेट होता है, जो इसके 2 रूप होते हैं। एक होता है CaSO4 डॉट हाफ। कह रहे 10, तुम्हारे 10 पे मुक्का मारू मैं, 10 हो गए। CaSO4 डॉट, और एक CaSO4 डॉट, इसको बोलते हैं जिप्सम, और इसको बोलते हैं POP। मजा तब आता जब यहां पे हमसे दोनों ऑप्शन देते। ऑब्वियस बात है, अभी तो आंसर क्या है? लेकिन अगर मुझे बताओ इसका आंसर हाफ होता, इसका आंसर तो मुझे आपसे चाहिए। बेटा प्लीज, जो जो ये वीडियो देख रहा है, कमेंट सेक्शन पे टाइम स्टैम्प के साथ आंसर चाहिए। मैं देखता हूं कितना होशियार हो आप। अगर हाफ भी ऑप्शन में है और 2 भी ऑप्शन में है, तो आंसर क्या होगा? बोलना नहीं है, सोचो, दिमाग लगाओ। आप प्लीज कमेंट कर लिखो, मजा आ जाएगा। दिमाग लगाओ, पन्ने मत पलटाओ, पन्ने मत पलटाओ। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, आप सलाह लेनी पड़ रही है तुम्हें। चलो, कितने बच्चे कह रहे हैं हाफ लेते? ठीक है। कितने बच्चे कह रहे हैं 2 लेते? बेटा और कोई ऑप्शन नहीं है बेटा, बाकी तुम्हारा क्या आंसर है? तो हाथ खड़ा, तुम्हारे को हाथ खड़ा नहीं होता तुम्हारा? खड़ा करके दिखाओ। अरे ये तो होता है बेटा। चलो आओ बेटा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। नेचर में क्या पाया जाता है? वेरी गुड। नेचर में क्या पाया जाता है? हमारी छत पे भी क्या लगा हुआ है? जिप्सम। मैंने बताया था हम खरीद के क्या लेके आते हैं? POP। उसमें क्या खरीद के क्या लेके आते हैं? POP। उसमें क्या डालते हैं? पानी। और जो छत पे लगा हुआ है वो तो पानी डालने के बाद क्या है? जिप्सम। क्योंकि ये एक स्टेबल फॉर्म है। ये एक स्टेबल फॉर्म है। हमारी छत पे भी यही है। जो हम खोद के निकालते हैं जमीनों से, वो भी यही है। पैकेट में जो बंद करते हैं वो ये होता है। उसको तो जबरदस्ती बनाया जाता है। आप पैकेट खोल दो, मॉइस्चर ऐड हो जाएगा और क्या बन जाएगा? तो इसलिए अगर मेंशन ना हो, हमेशा क्या लिख के आओगे? CaSO4 डॉट, बिकॉज वो ज्यादा स्टेबल फॉर्म है। समझ गए? लिख लो कहीं पे, इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है। कैल्शियम सल्फेट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ calcium sulfate exists in the form of dihydrate. Calcium sulfate exists in the form of dihydrate in nature. In the form of dihydrate in nature. Dihydrate का मतलब 2, यानी कैल्शियम सल्फेट नेचर में किस फॉर्म में पाया जाएगा? डाइहाइड्रेट की फॉर्म में। किस फॉर्म में? चलो आगे बढ़ते हैं। सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है। सबसे पहले बताओ, क्या सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है? आपको याद करो, बताया गया था सॉल्ट क्या हमेशा न्यूट्रल होते हैं? नहीं, वो एसिडिक भी हो सकते हैं और बेसिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। अब सोडियम कार्बोनेट एक कौन सा सॉल्ट है? बेसिक सॉल्ट है। ये क्वेश्चन ही कह रहा है और सही भी कह रहा है। बोलो। अब अगर ये एक बेसिक सॉल्ट है, तो क्या ये एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक एसिड से मिलके बना होगा? क्या ये एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलके बना होगा? वैसे तो ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग एसिड बेस ही है, बट
अगर मुझसे एसिड और बेस का नाम पूछा हो तो क्या वो भी बताया जा सकता है? यस। कैसे? मैंने आपको बताया था, मेटल है ना, मेटल, उसके साथ OH लगा दो, बेस बन जाएगा, तो NaOH। पीछे वाले हिस्से के साथ हाइड्रोजन लगा दो, यानी H2CO3। इसे बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। बहुत वीक होता है, कोल्ड ड्रिंक में भी होता है। और ये कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। बहुत स्ट्रॉन्ग, दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस में से एक है। ये पूछा नहीं है, नॉलेज दे रहा हूं। चलो अब मुझे बताओ, NaCl अगर मुझे बनाना हो तो कौन से एसिड और कौन से बेस से बनेगा? Na के पीछे लगा दो क्या? OH। Na के पीछे लगा दो क्या? OH। और Cl के साथ लगा दो H। क्या बन गया? चलो एक और सवाल, K2SO4 जो सॉल्ट है ये किससे बनेगा? K के पीछे लगा दो OH, K2OH। लो जी, अपने खुद के फॉर्मूले बनाई जा रहे हैं। K2OH क्या होता है? 9th क्लास। K की वैलेंसी 1, OH की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया बेटा? हाँ बेटा, अपने फॉर्मूले बनाई जा रहे हैं। चलो बताओ, इसके साथ आगे लगा देंगे H2, H2SO4 वैलेंसी के हिसाब से। तो हम किसी भी सॉल्ट का एसिड और बेस पहचान सकते हैं। खैर सवाल इसके ऊपर नहीं था, सवाल यह था कि Na2CO3 अगर एक बेसिक सॉल्ट है तो क्या वो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना होगा? yes, क्या वो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, यानी कि डी ऑप्शन सही है क्या? एल्कलीज याद है आपको? एल्कलीज ऐसे बेस जो पानी में घुल जाते हैं उन्हें बोलते हैं एल्कली। तो ये तो हटा ही दो। बेस जो इनसॉल्युबल हो या सॉल्युबल हो? बच्चों वाला सवाल है। लाइम वाटर क्लोरीन के साथ रिएक्ट होता, अभी बात की लाइम वाटर क्लोरीन के साथ रिएक्ट होकर बनाता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या बनाता है? ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन ए। डन है? करो, ऐसे करो, 1 2 3 4 5 सवाल लगातार करते हैं, फिर आंसर मैच करेंगे जल्दी से। पहला, रजिस्टर में आंसर लिखते रहो। पहला, हर एक क्वेश्चन के लिए 10-10 सेकेंड। पहला, घर बैठे बच्चे भी। दूसरा, तीसरा, इसमें समझ आया दूंगा। डन है? और ये करो, सारे अच्छा, बहुत बेसिक सवाल हैं, एग्जाम्स में आ रखे हैं। डन है? लास्ट, फिर मैच करेंगे। देखते हो गया होगा ये तो, या तो आता होगा या तो नहीं आता होगा। आओ मैच करें। नेटल स्टिंग, आपको जब हम लोग पढ़ा रहे थे पीएच की इंपॉर्टेंस, तो हमने बताया था कुछ एनिमल्स और कुछ प्लांट्स सेल्फ डिफेंस में इस्तेमाल करते हैं इसका, तो नेटल उनमें से एक था। और इसके अंदर कौन सा एसिड होता है? मेथेनोइक एसिड। मैं नॉलेज के लिए बता दूं, मेथेनोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है। क्या भी कहा जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ यूज करते हैं? कैसे? एंटासिड में यूज करते हैं। पागल हो गए हो क्या? बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। कैसे? साबुन बनाते हैं? यस। कैसे? क्लिनजिंग एजेंट? नहीं। क्या इसमें बैटरी? नहीं। तो आंसर है इससे साबुन बनाते हैं। एक एक्वा सॉल्यूशन है ए का, जो फिनोफ्थिलीन को पिंक कर दे रहा है, इसका मतलब ए जो है वो एक बेस है।
क्योंकि फिनोल्फथालीन को पिंक कौन करता है? बेस। फिर जब हमने उसके अंदर बी डाला, क्या डाला? तो कलर लेस हो गया वो। इसका मतलब बी कौन है? इसका मतलब बी कौन है? एसिड है। कौन है? अच्छा, क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, ये पता लगा सकते हो आप? नहीं। इतना पता लगा सकते हैं कि ए कौन है? बेस। और बी कौन है? क्योंकि ए ने फिनोल्फथालीन को पिंक किया है और बी ने वापस से उससे कलरलेस कर दिया। तो इतना पक्का पता है कि जो ए है वो एक बेस है और बी जो है वो एक एसिड है। क्या वो स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो हम पता ही नहीं सकते। क्या ए का पीएच 7 से ज्यादा होगा? हाँ, क्योंकि वो एक बेस है। और बी का 7 से कम होगा। बाकी अगला ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। ए का पीएच से नहीं 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 नहीं, तो आंसर हो गया सी। बहुत अच्छी तरह ऑप्शन बनाए हैं, इसके ध्यान रखना। बच्चा कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाता है और बोल देता है कि ए क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है और बी ने अच्छा कलरलेस कर। कहीं ना कहीं मुझे पता है आप नहीं हुए होगे, बट कुछ बच्चे हो जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं सारे ऑप्शन पढ़ने होते हैं। डन है? बोलो। चलिए, आपने ये तो कर ही लिया होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 जब किससे रिएक्ट होगा? HCl से। आप सबको पता है कौन सी गैस निकलेगी? साथ में बनेगा NaCl और H2। क्या पूछा है? हाइड्रोजन गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी नहीं। कौन सी गैस बनेगी? और वो क्या करेगी? लाइम वाटर को मिल्की कर देगी या पॉप साउंड से जलेगी? लाइम वाटर को मिल्की कर देंगे। बेटा पॉप साउंड से तो कौन सी गैस जलती है? हाइड्रोजन जलती है। समझ गए क्या? और आखिरी सवाल, आई होप वो भी सही किया हो। एसिड जो कि टोमेटो में होता है, टमाटर में होता है, ऑक्सैलेट। लैक्टिक एसिड दूध में होता है, एसिटिक एसिड विनेगर में होता है, मेथेनोइक एसिड चींटी, मधुमक्खी या अभी पढ़ा नेटल के पौधे में होता है। डन है? टमाटर में कौन सा एसिड होता है? तो नींबू में कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड होता है। इमली में टार्ट्रिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टर्म्ड एज एन एल्कली। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम एल्कली बोल सकते हैं? हाँ, क्योंकि ये पानी में घुल जाता है। लेकिन फेरिक हाइड्रोक्साइड को नहीं बोलते क्योंकि ये पानी में नहीं घुलता। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ऐसा तो कुछ नहीं है तो वो स्ट्रॉन्ग, बट इसकी वजह से तो इसको अल्कलीन नहीं कहते ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है जो पानी में घुल जाता है, वहीं पे फेरिक हाइड्रोक्साइड पानी में नहीं घुलता है। सही है? ये आगे पढ़ना फर्ज है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, बकवास बात है, वो स्ट्रॉन्ग, मैं मना नहीं कर रहा, बट इस रीजन से तो इसका नाम अल्कली नहीं है। अल्कली क्यों है इसका नाम? पानी में घुलता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड दोनों नहीं नहीं नहीं, वैसे तो फेरिक हाइड्रोक्साइड एक वीक है। तो बेटा आंसर क्या हो गया? क्या था? बी ऑप्शन, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा बेस है जो पानी में सॉल्युबल है, लेकिन फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल नहीं है। एजर्शन रीजन आ गया। सबको ऑप्शन पता है? पहला ऑप्शन क्या है? एजर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सेकेंड, दोनों करेक्ट है बट रीजन इज नॉट सॉरी ए वाले में ऑप्शन होता है कि दोनों करेक्ट है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। बी ऑप्शन क्या होता है? दोनों करेक्ट है लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी क्या है? एजर्शन सही है, रीजन गलत है। और अगला क्या है? क्या आपको पता है कभी कभार ऐसा भी होता है कि बोथ आर फॉल्स लिखा होता है? तो हमेशा ऑप्शन को पढ़ेंगे। यहाँ पे तो नहीं लिखे हुए तो अभी हम अंदाजा लगा रहे हैं, बट हमेशा एजर्शन रीजन में ऑप्शन पढ़ेंगे, बिकॉज कभी कभार लास्ट ऑप्शन बोथ आर फॉल्स भी होता है। और आपको मैं बता दूं, एक बच्चे के पेपर में 5 ऑप्शन भी आए थे। आपके आए हैं कभी? 5 ऑप्शन भी आए थे, ABCDE। डी क्या था? एजर्शन सही, रीजन गलत है जो भी, और लास्ट था 5वां एक नया ऑप्शन था कि सारे दोनों के दोनों गलत। तो प्लीज एक बार भावुक होकर आंसर ना देके हमेशा इनके ऑप्शन भी पढ़ेंगे। व्हेन जिंक इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन गैस इज गिवन ऑफ। सही है? अरे बोलो। जिंक अगर HCl से रिएक्ट होगा तो ZnCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस। क्या HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है? हाँ, पर क्या ये ऐसे एक्सप्लेन कर रहा है? यस सर। क्यों एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं कर रहा। इससे क्या फर्क पड़ता है स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो? एसिड तो मेटल के साथ रिएक्ट होकर हाइड्रोजन गैस बनाएगा, इसके बाद HNO3 के। तो ये रीजन कोई एक्सप्लेन नहीं हुआ। शाबाश। इन वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिहेव एज क्या? कह रहे पानी में जाने के बाद हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl एक वीक एसिड बन जा। मोनो बेसिक का मतलब, ये आपके सिलेबस में नहीं लेकिन लिखवा रहा हूं।
मोनोबेसिक का मतलब जो पानी में जाने के बाद एक H+ देते हैं। क्या देते हैं? लिख लो, काम आएगा। मोनोबेसिक एसिड मीन्स acids which monobasic acid means acids which give H+ ions, sorry, which give one H+ ion, which give one H+ ion, which give one H+ ion per one molecule of it, per molecule of it। हाँ, एक ही बात है, पर मॉलिक्यूल या पर वन, क्योंकि पर का मतलब वन ही होता है। पर वन या पर मॉलिक्यूल ऑफ इट, यानी एक मॉलिक्यूल अगर मैं लूँगा, मुझे पानी में जाने के बाद कितने HCl मिले, कितने H+ मिले, एक मिले, तो वो एसिड क्या कहलाया जाता है? मोनोबेसिक। ये मुझे लगता है अभी आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ये आपका काम नहीं है। बट आप मुझे बताओ कि HCl एक वीक एसिड है? अरे बोलो भाई। तो एजर्शन तो वैसे ही गलत हो जाता है, और अगर एजर्शन गलत हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपको पता है आंसर डी ही होगा। बट फिर भी रीजन पढ़ते हैं। इन वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक प्रोटॉन डोनर है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। बट आपको समझ नहीं आ रहा होगा, क्या H+ का मतलब प्रोटॉन भी होता है? छोड़ दो, ये आपके काम के बाहर है, आप कंफ्यूज हो जाओगे खामखा। बट हाँ, H+ का मतलब क्या भी होता है? प्रोटॉन। कभी फुर्सत में बात करेंगे इसके बारे में, बट छोड़ दो, इतना बताता हूँ, रीजन सही है। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, आगे बढ़ते हैं। टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड इज एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। सही है? हमेशा क्या डालो? एसिड डालो पानी में, वो भी धीरे धीरे। तो भैया एजर्शन तो सही है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज क्वाइट लार्ज, यानी पानी, स्पेसिफिक हीट का मतलब हमने पढ़ा हुआ 9th में बच्चों, एक होता है लेटेंट हीट और एक होता है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का मतलब है पानी बहुत आसानी से हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर मैं इसके रीजन को ऐसे लिखूं, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज क्वाइट लार्ज का मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं कि वाटर कैन एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, तो भी चलेगा। अब बताओ क्या रीजन सही है? बिल्कुल। और क्या ये इसे करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है? क्योंकि पानी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, तो अगर आप पानी को ज्यादा लोगे तो वो ज्यादा से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और एज अ रिजल्ट एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अरे बोलो। चलो करो। नहीं गलत है कुछ, ये तो मेटल से नॉन मेटल का क्वेश्चन आ गया, ये तो मेटल से नॉन मेटल का सवाल है, अभी नहीं करना। नो। अगले सवाल पे आते हैं। टू डाइल्यूट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूर, ये तो वही है पर थोड़ा सा अलग है। देखो, कह रहे हैं अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को क्या करते हैं? डाइल्यूट, वाटर इज एडेड टू द एसिड स्लोली। बकवास है, वाटर को एसिड में डालना है, एसिड को वाटर में डालना है। तो यहाँ तो कह रहा है पानी को डालो किस में? एसिड में, तो गलत हो गया। A lot of heat energy will be given out in the dilution of, हाँ ये बात सही है। एजर्शन गलत है, रीजन सही है, तो क्या इसका आंसर डी हो जाता है। स्टेट योर ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस का मतलब आपको क्या दिखा या महसूस हुआ जब एक क्लीन मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया गया। देखो मेरी बात को समझना, क्या इस पूरे आंसर में हमें ये लिखना चाहिए कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा? नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि हमसे सिर्फ पूछा है ऑब्जर्वेशन। क्या पूछा है? ऑब्जर्वेशन। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन होंगी भैया? 2 ऑब्जर्वेशन होंगी। पहली ऑब्जर्वेशन होगी हमारे पास कि मैग्नीशियम रिबन विल बर्न विद वाइट डैजलिंग फ्लेम। वाइट चमकने वाली फ्लेम के साथ ये क्या होगा भाई? बर्न होगा। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगी? वेरी गुड, वाइट पाउडर। किसका वाइट पाउडर? ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड विल फॉर्म, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का कौन सा पाउडर बन जाएगा? वाइट पाउडर। बड़ा प्यारा सवाल। एल्यूमिनियम को सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल क्यों कहते हैं? मैंने आपको बताया था कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, जैसे कि सोडियम, ये हवा में पड़े पड़े क्या हो जाते हैं? रिएक्ट। लेकिन एल्यूमिनियम जो है, अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद हो,
मैं बस यहां तक बना रहा हूं बिकॉज काम अभी यहां तक का, और आपको पता आगे भी होती है। अब अगर आप इस रिएक्टिविटी सीरीज को देखो तो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? तो अगर मैं बाहर आयरन का बर्तन रखूं और मैं बाहर एल्यूमिनियम का बर्तन रखूं तो कौन सा बर्तन जल्दी खराब होना चाहिए? एल्यूमिनियम का, बिकॉज एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन आप सबको पता है हमारे घरों में एल्यूमिनियम के बर्तन सालों साल चलते हैं और आयरन के खराब हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम एक कौन सा मेटल कहलाया जाता है? क्या फर्क है एल्यूमिनियम और आयरन में? देखो, आयरन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है और अपने ऊपर किसकी लेयर बना देता है? आयरन ऑक्साइड की, यानी रस्ट की, तो वो वहां से झड़ के हटता रहता है वहां से। ये मैंने आपको प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में जब गैल्वेनाइजेशन पढ़ा रहा था तो मैंने पढ़ाया था कि जिंक के साथ भी ऐसा ही होता है। बोलो, आयरन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है तो किसकी लेयर बनाता है? आयरन ऑक्साइड, रस्ट की, और वो लेयर वहां से झड़ती रहती है, यानी हटती रहती है। लेकिन वहीं पे एल्यूमिनियम जब किससे रिएक्ट होता है? ऑक्सीजन से, और क्या बनाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर होती है ये वहां से सालों साल नहीं हटती और ऊपर एक लेमिनेशन का काम करती है, एक प्रोटेक्शन का काम करती है। अब अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर वहां से हटेगी नहीं तो नया ऑक्सीजन आके किससे रिएक्ट नहीं हो पाएगा और वो सालों साल चलता रहेगा। इसलिए एल्यूमिनियम के बर्तन, दरवाजे सालों साल चलते हैं, और इसलिए एल्यूमिनियम को हम कौन सा मेटल भी कहते हैं? सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल। तो शॉर्ट में चाहो तो लिख सकते हो, एल्यूमिनियम इज कॉल्ड सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल बिकॉज aluminum is called self protecting metal because aluminum is called self protecting metal because it forms a layer of aluminium oxide over it, या on it. It forms a layer of aluminium oxide on its surface, which stays there and prevent further reaction of aluminium with aluminium oxide. Further reaction of aluminium with oxygen and prevents further reaction of aluminium with oxygen. Further reaction of aluminium with oxygen. तो इसके ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर बनती है वो उसको फर्दर रिएक्ट होने से बचाती है। तो बड़ा ही प्यारा सवाल है ये। हाँ जी, आ जाओ। क्या हमने इसके ऊपर आज एक सवाल किया है? यस, ध्यान सुनना, सवाल क्या है? What is the color of FeSO4.7H2? FeSO4.7H2 का कलर क्या होता है भैया? ग्रीन होता है। क्या होता है? ग्रीन। अब इसका कलर कैसे बदलेगा अगर आप उसे हीट करोगे तो क्या यहाँ पे आप एक रिएक्शन लिखोगे या दो रिएक्शन लिखोगे? बोलो बेटा, दो रिएक्शन लिखोगे। पहली बात तो आपको लिखना है कि FeSO4.7H2 इज ऑफ कौन सा कलर? ग्रीन कलर। पहला तो यह है। अब इसके बाद अगर आप इसको हीट करते हो तो FeSO4, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया है 7H2O है, तो हीट करने पे ये किसका लॉस करेगा? पानी का लॉस कर देगा। क्या बना देगा? 7H2O। क्या अब जो कलर है वो ग्रीन से वाइट हो गया? यस सर। लेकिन अगर आपने इसे फर्दर हीट करते गए तो क्या ये और डिकम्पोज होता है? यस। क्या बनाता है? Fe2O3। कौन सी गैस निकालता है? SO2, और जो कि भाग जाती हैं। और ये कौन से कलर का बन जाता है? ब्राउन कलर। रस्ट है ना ये, रस्ट, तो क्या बन जाता है? ब्राउन। तो अगर आंसर लिखना होगा तो आप पहले लिखोगे कि पहले ग्रीन कलर का आयरन सल्फेट कन्वर्ट हो जाएगा व्हाइट रंग के आयरन सल्फेट में, यानी ग्रीन रंग का आयरन सल्फेट डॉट 7H2O कन्वर्ट हो जाएगा व्हाइट रंग के आयरन सल्फेट में, और ये व्हाइट रंग का आयरन सल्फेट फर्दर हीट करने पे क्या बन जाएगा? ब्राउन कलर का Fe2O3। दोनों रिएक्शन मेंशन करके आनी होंगी, तब पूरे नंबर मिलेंगे, और बैलेंस तो करना ही होगा। हाँ जी, हाँ, तो फिर तो नीचे वाली लिखते। अगर सिर्फ FeSO4 होता, फॉर्मूला लिखा होता तो ये, लेकिन अगर लिखा होता आयरन सल्फेट तो भी दोनों, बिकॉज आयरन सल्फेट
का मतलब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अगर यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा होता FeSO4 तो ऑब्वियस सी बात है मैं नीचे वाले रिएक्शन ही लिखता, ऊपर वाले का तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। डन, 7H2 बाहर आ जाएगा ना और गैस बन के वेपर बन के उड़ जाएगा। चलो, अ नाइफ विच इज यूज टू कट अ फ्रूट, बड़ा प्यारा सवाल है, ध्यान सुनना। हमने एक चाकू से किसको काटा? एक फ्रूट को काटा, कोई भी फ्रूट हो सकता है, और उसको एकदम से हमने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में डाल दिया। किस में डाल दिया? ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में डालते ही वो रेड हो गया। वो क्या हो गया? रेड। इससे आपको क्या जानकारी मिलती है अबाउट द नेचर ऑफ फ्रूट और क्यों? पहली बात तो अगर चाकू ब्लू लिटमस में जाते ही उसे कौन सा कलर में कन्वर्ट कर देता है? रेड। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि फ्रूट में एसिड है। फ्रूट में एसिड है। अब अगर फ्रूट में एसिड है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो फ्रूट है वो सॉर टेस्ट का होगा। किस टेस्ट का होगा? सॉर टेस्ट का। समझ गए क्या? yes, तो आप फ्रूट के बारे में क्या जान पाए? पहली बात तो फ्रूट सॉर होगा और उसका नेचर क्या होगा? एसिड है, क्योंकि ब्लू लिटमस को रेड सिर्फ कौन कर सकता है? एसिड ही कर सकता है। समझ गए? इनडायरेक्ट सवाल है, इनडायरेक्ट सवाल है। चलो, व्हाट आर द 3 प्रोडक्ट्स? क्लोर-अल्कली प्रोसेस के 3 प्रोडक्ट, मुझे लगता है ये आप कर लोगे, सीधा याद करना है। NaCl को पानी में डाला, क्या बना था बोलो? NaOH, H2 और Cl। H2 कहाँ पे गई थी? नहीं, H2 कहाँ गई थी? एनोड या कैथोड? H2 गई थी कैथोड पे और Cl2 गई थी एनोड पे। मेरे हिसाब से ये सवाल होमवर्क दे देते हैं आप लोगों को, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो आओ, अ कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्या? जिप्सम, हैज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग when mixed with proper quantity of water. Identify the compound. बताओ कंपाउंड कौन है? वेरी गुड। कंपाउंड कौन है भैया? POP। कह रहे हैं ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि क्या बनाता है? जिप्सम से बनता है। सॉरी, अब जिप्सम से कौन बनता है? POP। तो कंपाउंड हमारे लिए कौन हो गया भैया? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जल्दी से फॉर्मूला बता दो। CaSO4 डॉट, नाम भी बता दो, नाम भी बता दो, कैल्शियम सल्फेट, आधा का मतलब हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। डन है क्या? yes, इसके बाद कह रहे हैं राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन। इसको बनाते कैसे? बना दो भाई। किससे बनाते हैं इसको? जिप्सम से। फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट 2H2। कैसे बनाते हैं? कितने पे हीट करना होता है? ये कौन लिया हमने भैया? जिप्सम। क्या बनता है बताओ? CaSO4 डॉट, और कौन बाहर आ जाता है भाई? 3/2H2O बाहर आ जाता है। इसके बाद बोल रहे हैं ये किस किस पर्पस, हॉस्पिटल में किस पर्पस के काम आता है? आंसर है टूटी हुई हड्डियां जोड़ने के लिए, यानी फ्रैक्चर लगाने के लिए, प्लास्टर लगाने के लिए, ताकि फ्रैक्चर्ड बोन को जोड़ा जा सके। डन है? पक्की बात? सोचो, बोलना नहीं है, सोचो भाई, घर बैठे बच्चे भी। पहला पार्ट तो फिर भी आसान है, दूसरे वाले में मजा आएगा आपको। डन हुआ? क्या सवाल है भाई? अ कैल्शियम कंपाउंड, विच इज अ क्या? येलोइश वाइट पाउडर इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट। सबसे पहली बात तो इस पूरे चैप्टर में कैल्शियम के कितने कंपाउंड पढ़े आपने? 2। एक है ब्लीचिंग पाउडर और एक है POP। अब इनमें से कौन है जो डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज होता है? तो आंसर है ब्लीचिंग पाउडर। और ये कहां पे भी इस्तेमाल हो रहा है? कपड़ों को ब्लीच करने के लिए। नेम द कंपाउंड, तो कंपाउंड का नाम बता दो पहली बात तो। क्या सिर्फ ब्लीचिंग पाउडर से नंबर मिल जाएंगे? ब्लीचिंग पाउडर तो इसको प्यार से बोलते हैं। कंपाउंड का नाम बता दो भैया। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।
नाम होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सही है। इसके बाद कह रहे हैं कौन सी गैस निकलती है अगर इसको हवा में छोड़ दिया जाए? तो आंसर है क्लोरीन गैस। मैंने आपको पढ़ाया था कि ब्लीचिंग पाउडर में से क्लोरीन गैस की स्मेल आती है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको नॉर्मली छोड़ दो धूप वूप में या थोड़ा सा हीट कर दो तो ये कौन सी गैस रिलीज करता रहता है? क्लोरीन। और यही रीजन है कि ये किस में भी काम आता है? डिसइंफेक्टेंट में, क्योंकि पानी वानी को क्लोरीन से साफ किया जा सकता है। डन। बहुत ही लाजवाब सवाल है, जितनी तारीफ की जाए कम है। अब तारीफ करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब एग्जाम में मैं कहता हूँ क्या होता है जब कोई बोर्ड में नया सवाल बनता है। जैसे एक नया सवाल बना था बोर्ड में, मुझे साल याद नहीं है कब आया था ये, लेकिन ये सवाल बना था। अब उसके बाद जब ये बना तो ये इतना वायरल हो गया कि हर किताबों में छप गया। टीचर्स ने भी यूटी में मॉक टेस्ट वगैरह में देना शुरू कर दिया। बट ऑब्वियस सी बात है ये इतना ज़्यादा आ गया कि अब ये सीधा पेपर में आने के चांसेस कम है। थोड़ा बदल के आएगा, अगर आएगा भी। तो कह रहे हैं आइडेंटिफाई द कंपाउंड क्या? एक्स, जो इन तीनों से रिएक्ट होगा और ए बनाएगा, बी बनाएगा और सी बनाएगा। देखो, सबसे पहली बात तो हमें एक ऐसा कंपाउंड चुनना होगा जो जिंक से भी रिएक्ट हो जाए, जो HCl से भी रिएक्ट हो जाए, जो CH3COOH से भी रिएक्ट हो जाए। अच्छा, जिंक कौन है? मेटल है। ये दोनों कौन है? एसिड है। एसिड और मेटल से जो रिएक्ट हो जाता है वो होता है बेस। कौन होता है? बेस। और बेस भी ऐसा वैसा नहीं चाहिए होगा, स्ट्रॉन्ग चाहिए होगा। तो क्या इस क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं? एक हो सकता है KOH और एक हो सकता है NaOH। अब क्योंकि हमने ज्यादातर रिएक्शन किसके साथ किए हैं? NaOH, तो हम इसका आंसर ऑब्वियस सी बात है क्या लेंगे? NaOH। तो X हमारे लिए कौन हुआ? NaOH। नाम क्या हुआ? सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्यार से क्या बोलते हैं इसको? कॉस्टिक सोडा। क्या बोलते हैं? कॉस्टिक सोडा। बेटा कास्टिक हिंदी में बोलते हैं, कॉस्टिक इंग्लिश में। कॉस्टिक सोडा क्या बोलते हैं? कॉस्टिक सोडा। राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्म। अब आपको ABCD भी पहचानना है, आओ जी पहचाने। तो हमने NaOH को 3 अलग अलग लोगों से रिएक्ट करवाया। पहले किससे रिएक्ट करवाया? जिंक से। जिंक से करेंगे तो सोडियम जिंकेट बनेगा, Na2ZnO2। साथ में कौन सी गैस तो निकल ही रही है? ये A हो गया हमारे लिए। सही जा रहे हैं? फिर इसको रिएक्ट कराया किससे? HCl से। ये तो लल्लू सवाल है। बेस और एसिड रिएक्ट हो क्या बनाते हैं? सॉल्ट और पानी बनाते हैं। पानी वहाँ दे रखा है, सॉल्ट हो गया B। सही जा रहे हैं क्या? ऐसे NaOH रिएक्ट होगा किसके साथ? CH3COOH। क्या ये भी एक एसिड है? एसिड और बेस रिएक्ट हो क्या बनाते हैं? सॉल्ट। तो CH3COO माइनस और Na+। क्लास में कराया था। और यहाँ से किसका लॉस हो जाएगा? तो ये कौन हो गया? C। जो थर्ड वाली रिएक्शन है ना, थर्ड वाली रिएक्शन, ये कार्बोनेट्स कंपाउंड में बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो ये दोबारा आएगी। अगर आप अभी इसमें कंफ्यूज हो रहे हो कोई बात नहीं, ये कब आएगी दोबारा? कार्बोनेट्स कंपाउंड में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बन के आएगी ये। डन? पक्का? चलो करो। NCERT का क्वेश्चन है, जल्दी करो। NCERT सवाल है। डन? 5 सॉल्यूशन है ABCDE। 4, 1, 11, 7 और 9 इनका pH है। तो A का pH हो गया 4, B का pH हो गया 1, C का pH हो गया 11, D का pH हो गया और E का pH हो गया। आपको बताना है इनमें से न्यूट्रल कौन है। ऑब्वियस सी बात है D हमारे लिए न्यूट्रल है, क्योंकि pH जिसका 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। स्ट्रॉन्गली एल्कालाइन का मतलब है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस वो जिसका pH सबसे ज्यादा होता है। स्ट्रॉन्गली एसिडिक जिसका pH कम हो, यानी कि B। वीक एसिड जिसका pH 7 से कम हो लेकिन थोड़ा ज्यादा हो, तो आंसर है वीकली एसिड 7 से ज्यादा हो लेकिन 14 से काफी नीचे हो, तो आंसर है E। 7 से ज्यादा है। बोलो बेटा।
एनसीईआरटी का सवाल है, बहुत बेसिक, ये भी गलत कर रहे हो तो फिर मरोगे। ठीक है भाई, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल एनसीईआरटी का है, देखा भाई सवाल एनसीईआरटी में, ये एनसीईआरटी का पहला इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का पहला सवाल है। पहला सवाल है, आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है, एक में आपने डिस्टिल्ड वाटर यानी पानी रखा हुआ है, एक में एसिड है और एक में बेस है। आपके पास सिर्फ कौन सा पेपर है? कैसे पता लगाओगे? तीनों में डुबा दो एक एक करके। जिसमें डूबते रेड लिटमस क्या हो गया? ब्लू। वो कौन है? बेस है, उसको अलग कर दो। अब बचा पानी और एसिड। पर क्या आपका लिटमस पेपर ब्लू हो चुका है? अब उसे सुखाओ और सुखाने के बाद दोबारा दोनों में डालो, जिसमें जाने के बाद वापस से क्या हो जाए? इसका मतलब वो कौन है? एसिड। और जो बच गया वो कौन है? डिस्टिल्ड। एनसीईआरटी का सवाल है, आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब फॉर सम टाइम। पहले सवाल में पूछा है व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल बिफोर हीटिंग एंड आफ्टर हीटिंग। तो बिफोर हीटिंग उसका कलर क्या होगा? अरे सबको पता है यार, क्या होगा? ब्लू होगा। क्या होगा? और हीट करने के बाद क्या पानी उड़ जाएगा? और पानी उड़ने की वजह से रंग चला जाएगा और रंग हो जाएगा व्हाइट। What is the source of liquid droplets seen on the inner side of the test tube during the heating process? कह रहे हैं जब ये रिएक्शन लिखने को नहीं बोला है तो आपको नहीं लिखने को बोला है तो आपकी मर्जी है, लिख दोगे तो बढ़िया है, नहीं भी लिखोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे बिकॉज पूछा नहीं है। बट अगर हम कॉपर सल्फेट को हीट करते हैं तो क्या ये रिएक्शन होती है? वो कह रहे हैं मैंने कॉपर सल्फेट को हीट किया तो जिस कंटेनर में हमने हीट किया उसमें अंदर पानी की बूंदें दिखी हमें। वो पानी की बूंदें कहाँ से आई हैं? वो पानी की बूंदें कहां से आई हैं? कॉपर सल्फेट। भाई एक क्वेश्चन का तो आंसर दे दो आज पूरी क्लास में, एक क्वेश्चन का तो आंसर दे दो। चलो तुम्हारा नाम पूछ लेता हूं मैं, तुम्हारा नाम क्या है? अरे देखा, एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया बाबू ने। चलो बेटा, इज्जत तो बची आपकी। चलो बताओ, कॉपर सल्फेट में हीट किया तो कंटेनर में पानी कहां से आ गया? बताओ भाई। क्योंकि कॉपर सल्फेट में पानी होता है, .5H2O होता है। तो आंसर है सोर्स ऑफ वाटर कौन है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कौन है? सही है। सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में कौन सी रिएक्शन होगी? और रिएक्शन को लिख के बैलेंस भी करो। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो कि एक एसिड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है। एसिड और बेस में कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वेरी गुड। सॉल्ट बनता है, सॉल्ट क्या बनेगा? K2SO4 और कौन निकल जाएगा भैया? पानी निकल जाएगा। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? जल्दी करो बैलेंस इसको मन में, जल्दी से मन में बैलेंस कर लो इसको। कर लिया? बताओ कहां पे क्या लगाऊं? यहाँ पे 2, क्या यहाँ पे 2 लगा दूं? हो गई बैलेंस? अब देखो यहाँ पे H कितने हैं? यहाँ पे 2 और 2 4 हो गए। O कितने हैं? 4 और 2 6, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 है, तो क्या यहाँ भी 2 लगा दूं? अब ये रिएक्शन बैलेंस है? यस। K भी बैलेंस हो गया है, सल्फर भी बैलेंस हो गया है, ऑक्सीजन भी 4 और 2 6 हो गए, यहाँ पे भी 4 और 2 6 हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गई। डन? डन है? चलो, बड़ा ही प्यारा सवाल आज कर चुके हैं। बस हमने ये सवाल अलग तरीके से किया था। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं? कौन ऑक्सीडाइज हुआ और कौन रिड्यूस हुआ? रिएक्शन आपके सामने है, एनसीईआरटी का सवाल है। कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन डाला, क्या बन गया? कॉपर। किसका लॉस हो गया? बच्चा बच्चा जानता है। इसके पास ऑक्सीजन है क्या? क्या अब इसके पास ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन चला गया, ऑक्सीजन का जाना इज रिडक्शन। इसके पास ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन का आना इज ऑक्सीडेशन। बच्चों वाला सवाल है। व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस जब एल्यूमिनियम मेटल किससे रिएक्ट होगा? जिंक सल्फेट। एल्यूमिनियम रिएक्ट होगा जिंक सल्फेट के साथ, ZnSO4 के साथ। बताओ क्या होगा? क्या एल्यूमिनियम जिंक से ज्यादा रिएक्टिव होता है? बेटा कालू नाना चाट मांगे आलू जरा, तो आलू मतलब एल्यूमिनियम। क्या एल्यूमिनियम जिंक से ज्यादा रिएक्टिव होता है? क्या वो जिंक को डिस्प्लेस कर देगा? Al2SO4 थ्राइस बनेगा और कौन बाहर आ जाएगा? Zn।
क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? नहीं, यहाँ पे लगेगा 3, यहाँ पे लगेगा 3, यहाँ पे लगेगा 2, अब जाके बैलेंस हुई है। छोटी छोटी बातें। 2 सवाल, 1 2, होमवर्क दे दो। ये सवाल होमवर्क दे दें? अरे बोलो। ये सवाल भी होमवर्क दे दें? अब अगर आप निचोड़ निकालो तो इस चैप्टर से हमारे दोनों में क्या आपको पूरे अभी तक के सारे क्वेश्चंस के अंदर ऐसा कोई सीधा क्वेश्चन मिला कि डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन, डिफाइन डिकम्पोजिशन, डिफाइन दिस, डिफाइन दैट? नहीं मिला, और ना ही आपके बोर्ड के पेपर में आने वाला है। अब हम बड़े हो गए हैं बेटा, एक्चुअली हम 8th में ही हो गए थे बड़े, बट हमने रियलाइज नहीं किया। अब सीधा क्वेश्चन हमारे पेपर में नहीं आएंगे, अब इनडायरेक्ट सवाल आएंगे। ऐसा सवाल बिल्कुल नहीं आएगा अब कि एसिड और बेस के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, घुमा फिरा के आएगा। जैसे कि एक सवाल आया था, मुझे पता है बच्चे के एग्जाम में, कि एक बच्चे को वो काट गई, चींटी वीटी काट गई कुछ, तो उस बच्चे ने अपने चींटी जहाँ पे काटी वहाँ पे साबुन रगड़ा, तो बताओ रिएक्शन कौन सी हो रही है? न्यूट्रलाइजेशन। चींटी जब काटती है कौन सा एसिड छोड़ती है? मिथेन। साबुन में बेस होता है ना, तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट होते हैं, क्या बनाते हैं? एक इनडायरेक्ट सवाल बताता हूँ, बड़ा आया था। एक बच्चा था और वो खाना खा रहा था, याद है? उसकी वाइट टी शर्ट पे कुछ करी गिर गई, येलो येलो। मम्मी ने उसको धोने के लिए उसमें क्या डाला? सोप। तो वो येलो से रेड हो गया, बताओ क्यों? सोप में बेस है और हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर है, और वो बेस में जाने के बाद येलो से रेड हो गया। तो इनडायरेक्ट सवाल बहुत पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। एक बच्चा है, उसके हाथ में व्हाइट रंग का पाउडर था, ये मैं खुद से बना रहा हूं सवाल। एक बच्चा था, उसके हाथ में क्या था? व्हाइट रंग का पाउडर, और वो बारिश में चला गया, उसको गरम गरम लगने लग गया। अब दोनों चैप्टर में व्हाइट रंग का पाउडर जो गरम गरम लग रहा है कौन है? कैल्शियम ऑक्साइड है, पानी के साथ रिएक्ट होकर क्या बना रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और लार्ज अमाउंट में क्या बन रही है? हीट बन रही है। तो इस प्रकार के सवाल आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा जो है वो मिलने वाले हैं। डन है क्या? ये पीपीटी आपको टेलीग्राम पे, आपको ग्रुप पे मिल जाएगी। सारे के सारे क्वेश्चन मैं चाहूंगा रिपीट करो, लेकिन और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको बनाने होंगे। मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा, किताब खरीद लो, कोई भी किताब खरीद लो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? एग्जाम करीब आने के बाद किताब परचेज करते हैं। एग्जाम करीब आने के बाद किताब परचेज करोगे तो प्रॉब्लम क्या होगी? बहुत सारे बच्चे आपसे ज्यादा सवाल बना चुके होंगे। तो अभी सही समय है, कोई भी एक एक्स्ट्रा बुक खरीद के सवाल बनाने का। कोई भी किताब खरीद लो। अगर आप मुझसे पूछोगे, मैंने आपको बता ही दिया वन शॉट के शुरू में कि शिवदास। देखो हम इसकी ऐसा करेंगे, दोनों पीपीटी भेजेंगे आपको, एक रॉ जिसमें आंसर नहीं होंगे टेलीग्राम पे भी, और एक आंसर के साथ, ताकि जब आप प्रैक्टिस करो तो आपको आंसर ना देखे सामने, आप सारे सवाल बना सको। डन है क्या? पक्की बात है बच्चों? चलो भाई, एक बार कैमरा में सब बच्चों को बाय कर दो। वेरी गुड। आई होप आप सब बच्चे इन सवालों को दोबारा रिपीट करेंगे बच्चों, नहीं तो आज की क्लास का कोई फायदा नहीं होगा। अगला वन शॉट किसका आ रहा है? लाइट चैप्टर का। वेरी गुड, डन।